ये जो मैं अनावश्यक बोल रहा हूँ या कुछ काम का भी है? तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, वही रिपीट करूंगा, हो सकता है आप भी सुन चुके होंगे उसको। जैसे हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद सूरज को देखते हैं, पूरब दिशा में सूर्य दिखता है, लाल रंग का दिखता है, गोल। उस समय आकाश में थोड़ी सी रोशनी दिखती है। उसी समय एक प्रकार का टेम्परेचर होता है वातावरण में, एकदम नीचे क्षितिज से लगा होता है, हॉराइजन से लगा होता है। 5-10 मिनट के बाद देखते हैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उसका कलर जो है लालिमा थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा वाइटिश हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्रकाश थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। और 5-10 मिनट के बाद देखते हैं तो और ज़्यादा सफ़ेद के करीब हो जाता है, थोड़ा और ऊपर हो जाता है, टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ जाता है, और आधा घंटे के बाद वही होता है। ऐसा क्रम से देखते जाते हैं। 12 बजे एकदम सिर के ऊपर दिखता है, खूब प्रकाश, खूब गर्मी, सफ़ेद एकदम चमकता हुआ कलर, आंखों से देख ही नहीं सकते। फिर वापस नीचे जाता है तो फिर से वैसे ही क्रम एक बनता है। ये सूचना कौन ले रहा है? मन। किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। ये आंखों के द्वारा ये सूचना मन में पहुंच गई, इतनी सारी सूचनाएं। मन की जितनी भी सूचनाएं हैं वो वृत्ति में पहुंचती है। तो इसको मन क्या देखता है? लाल रंग मुझे प्रिय है, सुबह की ठंडक मुझे प्रिय है, और उसके साथ बहुत कुछ दिखता है। चिड़िया चहचहा रही है, हो सकता है किसी को प्रिय लगेगा, किसी को अप्रिय लगेगा। एक दृश्य सुबह का दिखता है। यही जो सूचनाएं हैं, ये जब वृत्ति में पहुंचती है तो वृत्ति उसको क्या कर रहा है? इन्हीं सूचनाओं को वृत्ति एक प्रकार से अरेंज कर देता है कि नीचे लाल, फिर थोड़ा कम लाल, फिर थोड़ा कम लाल, फिर थोड़ा कम लाल, ये क्रम। फिर लाल फिर आया, फिर थोड़ा और डार्क लाल हुआ, और डार्क लाल हुआ, और डार्क लाल हुआ, फाइनली डूब गया। ये क्रम वृत्ति ने नोट कर लिया। अब कोई मेरे को आके बोलता है कि मैंने देखा सूरज सुबह लाल था, थोड़ी देर के बाद सफ़ेद हो गया, उसके बाद फिर लाल हो गया, और जब सिर के ऊपर आया तो सबसे ज़्यादा लाल है। तो मैं कहूँगा कि ये तुम गलत बोल रहे हो। मेरे पास एक आधार है, जो मैंने अपनी एक रीडिंग ली है, एक निश्चित क्रिया विधि है, उससे मैं हर चीज को मिलाऊंगा। वो मेरा देखा हुआ रिजल्ट है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। कोई बोलेगा सुबह तो गर्मी थी लेकिन 12 बजे एकदम ठंड हो गई, तो मैं बोलूंगा नहीं, होश में थे क्या तुम? गांजा वांजा पीते हो क्या भाई? हम उसको नहीं मानने को तैयार है। तो एक क्रम है जिसको वृत्ति ने जमा लिया है, इसी का नाम है क्रियावादी, वाही क्रियावादी। पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। जैसे कोई मुझे बोलेगा चाय बनाओ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक पतीले में पानी लूँगा, उसके बाद उसको चूल्हे में चढ़ाऊँगा, फिर चूल्हा जलाऊँगा, उसके बाद उसमें चाय पत्ती, दूध और शक्कर डालूँगा। यदि कोई ऐसा करता है कि पहले पानी में चाय पत्ती, शक्कर, दूध सब डालता है और वो पतीले में नहीं डालता है, और पतीले को अलग से चढ़ाता है, तो चाय बनेगा? नहीं बनेगा, पतीले में ही डालना पड़ेगा ना वो सब चीज़। तो एक क्रम है, यदि इसको हम बिगाड़ दिए तो नहीं बनेगा। जैसे मिठाई बनाते हैं तो पहले जलेबी को तलते हैं, उसके बाद शीरे में डालते हैं। कोई बोलेगा पहले शीरे में डाल दो फिर तलो, तो जलेबी तो नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। हर चीज का एक क्रम है। वृत्ति उस क्रम को पहचानती है और उसी को सही कहती है। वृत्ति के जो सही और गलत का जो आधार है वो क्या है? वो जो क्रम उसने देखा है। उससे विपरीत किसी ने बोला तो वृत्ति कहेगा गलत।
और हर चीज का एक टाइम हो है। सुबह लाल देखा मैंने, 5 मिनट के बाद थोड़ा सफेद हो गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर सफेद हो गया, और कोई बोलेगा नहीं 12 घंटे तक वैसे ही लाल बना रहा, तो बोलूंगा गलत। ठीक है, तो वही सूचना जो मन से आई उसी को वृत्ति ने क्रम में जमाया, और उसमें दो चीज निकाल लिया, क्रम और समय। जो टाइम है, समय है, वो वृत्ति की पैदाइश है, वृत्ति उसको पैदा करता है, बनाता है, मन के पास नहीं है। तो कालवादी जो भाग है, काल का निर्णय वृत्ति करती है उन्हीं सूचनाओं से। क्रिया का निर्णय वृत्ति करती है। लोग सूरज देख के बोल देते हैं कितना समय, कैसे किया उन्होंने? उसका एक कोरिलेशन है और कुछ भी नहीं। तो ये जो काम है ये वृत्ति का काम है, ये मन नहीं कर पाता, ये चित्त भी नहीं करता है, ये वृत्ति ही करती है और किसी को नहीं करना है। तो वृत्ति के पास ये विशेषाधिकार है। वैसे कुछ चीजों को मन ही कर पाता है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, ये जो पहचानना है इसका नाम है मन, ये मन ही करता है, इसको वृत्ति नहीं करती। वृत्ति उसको क्या करती है? ज्यादा मीठा, कम मीठा और बहुत ज्यादा मीठा, नमकीन, कम नमकीन, इसमें वो ग्रेडिंग कर देता है। तो वृत्ति उसी चीज को कर रहा है। तो वृत्ति का काम तुलना करना है, तो उसी को प्रिय या अप्रिय के रूप में तुलना करता है, हित या हित के रूप में तुलना करता है, ये वृत्ति का काम है। दूसरी तुलना लंबा है या छोटा है, ये भी एक प्रकार की तुलना है। एक लकड़ी इतना बड़ा है, एक लकड़ी इतना बड़ा है, हम कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तुलना ही है। इस तुलना को हम कह रहे हैं वास्तव में विश्लेषण। कोई अधिक लाल है, कोई कम लाल है, कोई ज्यादा खट्टा है, कोई कम खट्टा है। इस प्रकार के सारे जो ऑब्जर्वेशन है जो मन लेता है उसको वृत्ति अरेंज कर देता है एक स्केल में। ये वृत्ति का काम है। तो वृत्ति क्या कर रही है? उन्हीं ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर रहा है एक प्रकार से, बस। अब चित्त क्या करेगा? मान लीजिए ये जो पीला है और नीला है, तो पीला और नीला को मिलाने से हरा बन जा रहा है। ये वृत्ति, चित्त इसको कर ले रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है और उसको देख रहा है क्या है। तो इस प्रकार से कुछ काम वृत्ति के हैं, कुछ काम चित्त के हैं, कुछ काम बुद्धि के हैं। वो वही करता है, दूसरा करता ही नहीं। वो सूचना वृत्ति में जाएगी, वृत्ति वैसा बना के ही रहेगा। और बनाने के लिए कई बार ट्रेनिंग है, स्कूल में पढ़ाते हैं, घरों में पढ़ाते हैं, देखो ये सुबह है, ये दोपहर है, ये रात है। बच्चों को हम शुरू से ट्रेनिंग देते हैं, देखो बेटा रात हो गई है, देखो अब ठंडी पड़ेगी। तो हम उसका क्या कर रहे हैं? उसके वृत्ति को हम ट्रेंड कर रहे हैं, विश्लेषण करना सिखा रहे हैं, अलग अलग उसको बॉक्स में या अलग अलग उसमें बांटने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उसको सीख लेता है। वैसे ही एक समय में ये चीजें बुद्धि के पास पहुंचती। तो बुद्धि के पास पहुंचती है कि मतलब चित्त में जो भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो जैसे ही उस फॉर्म में आती है जो सार्वभौम है, सार्वकालिक है, जीने लायक है, समझाने लायक है, बुद्धि उसी समय उसको सपोर्ट करता है, ठीक किया। बाकी समय में बुद्धि कुछ नहीं बोलता, चुप रहता। पर मटेरियल चित्त में चाहिए, चित्त में वो मटेरियल आएगा तभी बुद्धि हाँ बोलेगी। तब हमारा मुख्य काम क्या है? चित्त में वैसे चित्रण तैयार करना है। तो एक प्रकार का चित्रण है जो मैं सुन के तैयार करता हूं, एक प्रकार का चित्रण है जो मैं जी के तैयार करता हूं। मतलब भैया मिले, मैंने उनके साथ कोई पूरकता निभाई, ये मेरा खुद का रीडिंग हुआ और इस रीडिंग का बुद्धि समर्थन करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों का हम सही चित्रण कर पा रहे हैं, सही विश्लेषण कर पा रहे हैं, उनको बुद्धि हाँ कर दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी तृप्ति मिली, हम यहां बैठे रहे। लेकिन एक दूसरा चीज है जो मैं एक प्रकार का लाइफ स्टाइल कर रहा हूं, एक प्रकार का जीता हूं, उस जीने में जब जब सही होता है उसको भी बुद्धि ठप्पा लगाता जाता है। तो बुद्धि का काम यही है, सही पहुंचेगा और बुद्धि को ठप्पा लगाना है। सही का मतलब है सम। अभी मध्यस्थ को छोड़ देते हैं, बुद्धि में वो क्षमता नहीं। तो जैसे ही हम सही जिएंगे
सही सोचेंगे। जैसे मैं गलत चित्रण करता हूँ हमको खराब लगता है। जैसे रात में मैं चित्रण देखता हूँ कि मैंने किसी को मार दिया या किसी ने मुझे मार दिया। छोटे बच्चे कई बार आके बोलते हैं जो अपनी माँ को या पिताजी को, ये बहुत मैंने खराब सपना देखा, क्या होगा, वो मतलब खराब ही देख लेते हैं कुछ, तो वो दुखी होते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, बेटा कुछ नहीं है ऐसी। तो जैसे ही कोई खराब चित्रण भी होता है तो वहां खराब लगता है, सही चित्रण होता है तो उसको तृप्ति होती है। तो हम पढ़ने लिखने के क्रम में सही चित्रण यहां करते हैं क्लासरूम। दूसरा, कुछ हम व्यवहार के रूप में भी क्लासरूम में करते हैं सही। जैसे अभी आप लोग हमसे बात कर रहे हैं, कोई भी अशिष्ट होकर नहीं बात करता। कोई कभी मैं कुछ गलत भी बोलता हूं, जैसे मैंने पूछा कुछ काम का है कि ऐसा, आपने कहा सब काम का है, बहुत काम का है। कुछ नहीं भी होगा तो आप नहीं बोलोगे। मतलब एक ऐसा हम इस जगह पर ऐसी शिष्टता रखते हैं कि मेरे से कुछ यदि खराब भी हो जाए तो आप उसको ओवरलुक कर देते हो, छोड़ देते हो, या पड़ोसी से कुछ होता है उसको भी छोड़ देते हो। यहाँ पर हमारा एक अच्छा दूसरा वातावरण बन जाता है। तो ये जीना क्लासरूम में थोड़ा सा भाग होता है, पर ये लिमिटेड जो आयामों में हो रहा है। जैसे बाहर जाते हैं इससे अधिक आयामों में होता है। तो जब भी हम कोई भी आयामों में जी लिए और जब भी हम सही जी रहे हैं, उसी समय बुद्धि उसको बोलता है कि ठीक, बढ़िया, राइट राइट राइट। तो बुद्धि का यही काम है, जो भी चीजें पूर्णता के अर्थ में होंगी, क्रियापूर्णता के लिए होंगी, वो सारी सूचनाएं जो सही होंगी, अस्तित्व सहज होंगी। जैसे जीवन और शरीर दोनों है, शरीर नश्वर है, मर जाता है, जीवन जो है अक्षय, इस प्रकार की जैसी सूचना आती है वैसे ही वो बुद्धि उसको समर्थन करते रहता है। वैसे जीने वाला जैसी भाग आता है उसको भी बुद्धि समर्थन करने लगता है। इन दोनों का जो अधिकार है बुद्धि में होता है। अब हमको करना क्या होता है, अर्ध जागृत जो स्टेज है उसमें हमको सही सूचनाएं लेनी होती है, सही चित्रण करना होता है, सही विश्लेषण करना होता है। हम सही किए हैं या नहीं उसको जांचना भी पड़ता है। कई बार मुझे लगता है मैंने सही कर लिया लेकिन वो गलत रहता है, तो उसको हम क्लास में डिस्कशन पूर्वक या अपने से जो अनुभवी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके साथ चर्चा करके उसको हम पक्का करते हैं। और जैसे ही वो चित्रण होने लगता है वैसे ही बुद्धि की ओर से समर्थन आने लगता है। और ये प्रक्रिया अध्ययन का समय है, इसी को अध्ययन काल कह रहे हैं, इसी को हम साक्षात्कार कह रहे हैं। जैसे ही सही चित्रण होता है वैसे ही बुद्धि की ओर से उसको हाँ कहा जाता है। वो चीजें बुद्धि में जाने लायक है, वो मटेरियल चला जाता है। ये अध्ययन काल है, उसमें ये भाग होता है। तो साक्षात्कार इसी चीज का नाम है। सही चित्रण करोगे तब बुद्धि का साक्षात्कार होगा। गलत चित्रण करेंगे मतलब मैं चोरी, डकैती, लूट, पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये सब चित्रण यदि करते रहूंगा, चित्रण, और मतलब केवल बैठे बैठे सोच रहा हूं तो भी वही है चित्रण, और यदि व्यवहारिक कर रहा हूं तो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो वो क्रिया में आ पा रहा है। कुछ चित्रण है जो मेरे केवल कल्पना के स्तर पर है, वो कम स्ट्रांग है, वो तीव्र इच्छा नहीं है, वो कारण इच्छा वाला है। लेकिन कुछ चीजें मैं कर ही ले रहा हूं, वो तीव्र इच्छा वाला है। तो तीव्र इच्छा वाले यदि नेगेटिव हो और उससे चित्त भरा पड़ा है तो उसको कैसे बुद्धि समर्थन करेगा। तो इसीलिए तीव्र इच्छा पूर्वक उन चीजों को करना आवश्यक होता है जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, पूरक है। इस प्रकार की चीजों को करने के बाद हमारा जो बुद्धि है उसको समर्थन करने लगता है। इसको हम कह रहे हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के लिए भी एक कंडीशन चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए, जीने में एक लेवल की पवित्रता चाहिए, नहीं तो साक्षात्कार भी नहीं होता है। साक्षात्कार के लिए एक पवित्रता चाहिए, नहीं तो कोई भी कर लेता। तो ये इसका एक आधार होता है। तो मूल में एक सूत्र है कि जो जहां तक पहुंचा है उससे कुछ आगे का देख सकता है, नहीं तो भ्रमित कभी भी जागृत नहीं हो पाता। जो जहां तक है उतना ही देखेगा, या उससे कम होगा तो जागृत कैसे होगा। तो जहां तक है उससे आगे का देख लेता है। हम अपने से श्रेष्ठ को पहचान लेते हैं और उसी के अनुकरण अनुसरण में लगे रहते हैं, और इसी प्रक्रिया में हमारा जो चित्रण है, इच्छाएं हैं, वो व्यवस्थित होने लगती है, और इस क्रम में हमको और आगे बढ़ने की गति होती है। तो ये अध्ययन क्रम की ये विशेषता है।
इतनी बात, एक नया चीज मेरे प्रस्तुति में आप लोग के सामने रखा। इस पर यदि कोई अभी चर्चा हो तो एक बार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया इधर सामने, ये जो बुद्धि सही को समर्थन दे रही है, इसके सही का आधार क्या है, मतलब उसके पास? जैसे वृत्ति टाइम को कैसे बना रहा है, गलत टाइम बनाएगा लेकिन टाइम बनाएगा, है ना। उसके पास टाइम का कोई ये होगा, वो मन नहीं बना पाता, वो वृत्ति ही बनाता है। तो वैसे ही बुद्धि में वो चीजें होती है, यदि अस्तित्व सहज कुछ भी है, व्यवस्था सहज कुछ भी चित्त में आया है तो उसको समर्थन करता है, क्योंकि वो चित्त का हर समय दृष्टा है ही है। और चित्त में जो भी व्यवस्था सही आता है उसको बुद्धि का समर्थन मिलता है। मेरा ऐसा एक ध्यान गया उदाहरण के लिए, मतलब अगर संबंधों में देखें, जैसे साउथ में एक कम्युनिटी है जहाँ मामा सगे भांजी से विवाह कर सकता है और ये बहुत गहरा है और उसकी स्वीकृति भी है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, तो वहाँ एक मामा अपनी भांजी के प्रति जो एक दृष्टिकोण रखेगा उसके शरीर के प्रति, और यहाँ जो रखेगा वो अलग हुआ। तो उस स्थिति में अस्तित्व सहज किसको बोला जाएगा? देखिए, हो सकता है यहां भी नहीं है अस्तित्व सहज। अब ये देखिए, मतलब ये जो भावना है कब आती है? शादी वाली। छोटे बच्चों को बोल भी दे वो तो सोच भी लेते हैं, लेकिन उनका शादी का वो भावना नहीं है। उनके लिए शादी का मतलब एक खेल है, दो लोग साथ में बैठे हों, इससे अधिक उनको नहीं समझना। खेलते ही है छोटे बच्चे, मम्मी पापा, और वो करते हैं, हम भी खेले होंगे, है ना। पर उसमें शादी का कोई मतलब नहीं होता। एक समय के बाद वो चीजें आती हैं। और आप जिस जगह की बात करते हैं वहां पहले से पता होता है कि इसी से शादी होगी, सभी भांजी से नहीं होगी। यदि मामा की 2 3 4 भांजी है तो किससे होगी उसको पहले से पता हो, तो उसको पता है इससे मेरी शादी होगी, बाकी से नहीं होगी। तो ऐसी बात नहीं है। और इधर यदि पता नहीं है तो हम कैसे देखते हैं किसी को, ये भी सोचिए ना। तो वहां तो कम से कम मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया है कि उसका मन फिक्स हो गया कि वो दूसरी जगह देखेगा ही नहीं। यहां तो खुला है, तो वहां मतलब खराबी तो देखो कहीं भी आ सकती है। जैसे एक समय में हमारे यहाँ बाल विवाह होते थे। कब की बात है? जैसे गांधी जी का बाल विवाह हुआ। मैं यदि मेरे ग्रैंडफादर की बात करूं तो उनके बाल विवाह हुआ है। तो बाल विवाह का मतलब ये नहीं है कि लड़की से शादी किए घर ले आए, ऐसा नहीं होता था। 2 बार शादी होती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको गौना कहते हैं। एक बार शादी करते हैं, उसके बाद तय हो जाता है वो घर में ही रहेगा, और उसके बाद फिर उसको जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब समय लोग उचित समझते हैं, तो उसको भेज देते हैं, घर में रहती है। तो वहां पहले से ही तय हो गया कि भाई यहीं हमको करना है। ठीक है, माता पिता तय करते हैं या और बड़े लोग तय करते हैं, जो यहाँ पर शादी होगी वो तैयार हो जाते हैं और शादी हो जाती है, रहते हैं। अभी जो मानव तीर्थ में राम मिलन भैया रहते हैं, उनकी भी वैसी बाल विवाह हुआ था। तो शादी हुई, उसके बाद दौड़ के निकले वो, और उसके बाद फिर उन्होंने क्लास 6 का एग्जाम दिया अपना। खुद बता दो जी। हेलो। हाँ, आज तक जितने भी ब्रीडिंग के कंसेप्ट रहे वे 2 ही तरह के रहे, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमन में भी। एक इनब्रीडिंग, एक आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में जो आप कह रहे हैं मामा का, चाचा ताऊ की बेटी बेटियों का, तो ये इनब्रीडिंग में आ जाए। आउट ब्रीडिंग में जितनी वाइड हो जा, जितनी दूर से हो जा, इन दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। उसमें जो इनब्रीडिंग का जो काम है, उसमें जितनी भी बीमारी
उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में मिली हुई है, वे कंट्रीब्यूट होती चली जाएंगी। आउट ब्रीडिंग में वही डिजीज कहीं ना कहीं वेरिएट करेगी कि कहीं कंडीशन उसकी आने की है, कहीं नहीं है। एक आउट ब्रीडिंग में विगरनेस ज़्यादा आ जाओ, इन ब्रीडिंग में हमेशा कमजोरी की तरफ चलती है। तो अभी उन लोगों को इतनी समझ आई नहीं, जब उन्हें भी आ जाएंगी तो वे भी जैसे हमारे नॉर्थ में या वेस्ट में करते हैं ऐसे वे भी करने लगेंगे। अभी उसमें सामाजिक दायरा भी एक प्रॉपर्टी का है, वे अपनी प्रॉपर्टी को अपने घर से बाहर भेजना नहीं चाहते। यहाँ हमारी सोच में आ गया कि प्रॉपर्टी कोई विशेष बात नहीं है, ये बच्चे ज़्यादा विशेष बात है, इस बच्चों की कंटिन्यूटी ठीक ठीक होती रहे। तो ये तो एक्सपेरिमेंट लंबे समय से चल रहा, अभी और कितने दिन चलेगा पता नहीं, फाइनल अभी कुछ हुआ नहीं। ये जी इनब्रीडिंग जिसको बोल रहे हैं ना, जैसे एक पीढ़ी में एक जन मामा का भांजे से हो गया, मान लिया एक मामा का एक भांजे से हुआ, 4 मामा है तो 4 भांजे नहीं मिलती है, उनकी क्या होती है ब्रीडिंग, उनकी जो शादी होती ही है वो किससे होती, थोड़े दूर से होती, ठीक है। उसकी अगली जनरेशन में फिर इनब्रीडिंग नहीं हुई वो, यदि आप उस ढंग से देखेंगे तो वैसा प्योर इनब्रीडिंग नहीं कहलाएगा ये। या जैसे मैं हमारे कम्युनिटी की बात करूंगा तो हमारी कम्युनिटी में एक गोत्र से नहीं करते, बाकी दूसरे 5-6 गोत्र हैं उनसे करते रहते तो भी यदि हम देखेंगे कि अभी हमारे हो सकता है 50 लाख लोग हैं उनमें होती है, यदि मैं 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी ऊपर चले जाऊं तो वो कहाँ है, वो लगभग इनब्रीडिंग ही था, वो बहुत पास होगा तो। और जिसको हम अभी कम्युनिटी बोल रहे हैं, अभी भी कम्युनिटी में ही हो रही है ज़्यादातर शादियाँ, और वो कम्युनिटी बहुत छोटी छोटी कम्युनिटी है। जैसे मान लीजिए यादव एक कम्युनिटी है, तो यादव एक कम्युनिटी मान लीजिए दिल्ली के है तो दिल्ली में ही करती है शादी, यूपी में है तो यूपी में करती है, बंगाल में है तो बंगाल में करती है, तो वो एक प्रकार से इनब्रीडिंग ही कहलाएगा, क्योंकि घूम फिर के दूसरे तीसरे चौथे पीढ़ी में सब एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, है ना। वैसे ही है, यदि आप उस रूप में देखना चाहेंगे, उन्होंने एक फॉर्मूला को बनाया। तो खैर अभी हम दूसरे जगह पर चर्चा, इन्होंने जो ध्यानाकर्षण किया वो थोड़ा दूसरा मुद्दा है कि सही और गलत वाला क्या है। तो सही और गलत वाला मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पहले से ही तय कर दिया कि भाई तुम्हारी शादी इससे होगी। तो परंपरा में एक ये चीज़ थी। इसके बाद आया कि भाई जो लड़का है या लड़की है उसका भी मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका अगला स्टेप ये आया, तो बोला हमको जिसके साथ जीना चाहिए भाई उसका हमको विचार जानना है। वहाँ पर मैं तर्क देता हूँ कि भाई और बहन के सबसे अधिक एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ क्यों नहीं कर लेते हो भाई? वहाँ तो स्ट्रिक्टली मना है। सबसे अधिक एक दूसरे को जो जानना है वो भाई और बहन ही एक दूसरे को जानते हैं, पर वहाँ शादी एकदम से मनाई। मेरे ख्याल से मैं जितनी कम्युनिटी को जानता हूँ सभी जगह है वो। तो किसी जगह पर आज यहाँ पर आ गए हैं कि लड़के और लड़की की पसंद होनी चाहिए, भैया हो कर लो। बाकी लोगों की पसंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि परिवार हम 3 पीढ़ी का बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कोई लड़की मेरे घर आ गई और हमारा बेटा ले आया उठा के माने सम्मान पूर्वक, कोई विधिवत प्रक्रिया है, और वो ले आया, और हम लोग जो और रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि नहीं कौन है। हमको भी तो साथ में जीना है ना उनके, कि हमको नहीं जीना है। अभी भ्रम से ये मान लिया कि लड़का और लड़की ही साथ में जीते हैं, बाकी लोगों का संबंध ही नहीं, वहां तक चला गया। अभी एक लड़की सोचती है कि लड़का मेरे अनुसार ही रहेगा, दूल्हा उनका। वैसे ही लड़का जो सोचता है लड़की जो है दुल्हन है हमारे अनुसार ही रहेगी, बाकी लोग के अनुसार नहीं रहेगी, बाकी लोग से संबंध नहीं रहेगा। तो अभी वहां पर आ गया कि संबंध की स्वीकृति ही नहीं है, केवल पति और पत्नी है, ये संबंध है, और बच्चे। इसके अलावा हम सोच ही नहीं पा रहे वहां तक। तो यदि हम 3 पीढ़ी का परिवार की बात करें, तो यदि कोई लड़की घर में आती है या वाकई में लड़का ही घर में आ जाता है शादी कर, मान लो, तो उसमें किसकी स्वीकृति होगी? पूरे परिवार की होनी चाहिए। पूरे परिवार में मेरे ख्याल से जो ज़्यादा मैच्योर है, यदि जागृत है तो सबसे अच्छा, जागृत नहीं है तो जो ज़्यादा मैच्योर है उसी का होना चाहिए। अभी उनका सबसे कम हो गया, क्योंकि
उस आयु में देखने का ढंग कैसा है? शरीर प्रधान ज्यादा है उस आयु में। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सूचनाएं और भी प्रकार की आ जाती है, उससे देखता है। तो अभी हम उस जगह फंस गए, क्या सही है क्या गलत है। और ये वाला भी जो आया है ये 200-250 साल पुराना सिस्टम है। कहाँ पर? जो यूरोप में पैदा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और इसके बाद वहाँ परिवार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं आज। उसका मुख्य सोच ये है, अभी किसी ने मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया, 1955 या 60 का कोई मैसेज है। अमेरिका के कोई अर्थशास्त्रियों ने बोला था, किसी अर्थशास्त्री का है, उन्होंने ये बोला कि हम लोग अभी घर के बाहर खाना खा रहे हैं, इससे हमारा परिवार परंपरा खत्म हो जाएगा। किसी अर्थशास्त्री ने बोला, किचन के बिना परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। और उसकी बात बोली हुई सही हुई। अब वो सही सोचना है कि गलत है पता नहीं, पर किसी ने एक ऐसा मैसेज भेजा था। क्योंकि परिवार में कितना खाना है परिवार तय करता। नहीं बेटा ज्यादा खा लिया मत खाओ, ये खाओगे बेटा पेट खराब होगा, ये खाओगे बेटा सर्दी लगेगी। हम मना करने के लिए एक जन है, वैसा बनता भी उसी ढंग से है, घर में उतना ही बनता है। लेकिन होटल में आप जाओगे तो बोलेगा ये खाओ, जो खाते जाओ खाते जाओ। कभी नहीं होटल वाला बोलेगा कि मत खाओ बेटा तुम ज्यादा खा लिए। वो उतना देखेगा कि ज्यादा खा लिया, बिल दे सकता है कि नहीं। यदि बिल नहीं दे सकता तो बोलता है अब जाओ बस बस करो। उनको बिल से मतलब है। कोई पीने बैठेगा, कितना भी पियो बिल वो निकाल लेगा, इतना ही। तो वो जो कंट्रोल है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, वो परिवार में कोई नियंत्रण है। होटल में वो नियंत्रण नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो व्यवहारिक जो भी मुद्दे हैं, उनका अभी निर्णय परिवार के स्तर पर नहीं हुआ। पहले एक प्रकार का था हमारे घरों में, जैसे हम जिस परिवार परंपरा से आते हैं, हमारे जो ऊपर वाली पीढ़ी की शादी कैसी हुई, उनको बुलाया गया, बोले बैठो शादी करो। ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, करना ही है। मेरे ऊपर वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी में थोड़ा बहुत छूट हो गया कि देख लो। देखने का मतलब है हाँ, देखने का मतलब ना नहीं है। हमारे यहाँ देखना मतलब है हाँ, देखते ही नहीं है। मतलब लड़का तो देख ही नहीं सकता। इवन लड़के के माता पिता भी किसी लड़की को देख के यदि ना बोलते हैं तो उनकी काफी ज्यादा छिछलेदारी होती है। अच्छा नहीं, मैं तुमको तो सब पहले से पता है, फिर ना किस लिए बोले। मतलब वहां तक बात जाती कैसे है कि आपको देख के किसी को ना बोलना पड़े। तो उसके लिए कुछ चीजें बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? भाई कुंडली नहीं मिली, हमारा पंडित नहीं बोल रहा है। तो भी उसमें बहुत हल्ला होता है कि जब नहीं मिली तो हम क्यों देखने आ गए, आना ही नहीं था। मतलब किसी को देख के आप ना कैसे बोलोगे, है ना। इसको हमारे उधर जो अहंकार का लेवल है उसमें मानते हैं कि बहुत श्रेष्ठ कल्चर है। हमने देखा उसको हाँ बोला, पूरे परिवार में वही चलता था। क्यों? क्योंकि छोटे इलाके में शादी होती थी, हर परिवार दूसरे परिवार को जानता ही था और उस ढंग से हो जाता था। तो ये माना जाता था। हमारे समय में तो ऐसा होता रहा। देखना माने हाँ, लड़का भी देख लिया, लोग ये नहीं बोले पिछड़ा है इसलिए देख लेते थे, बाकी और कोई कारण नहीं था। ठीक, तो अब इस प्रकार के नियम अभी बने नहीं हैं, या बनाने का सोचना पड़ेगा। या कुछ कुछ चीजें ठीक ठाक है, जैसे परिवार में सब देख के करते हैं, उसमें लड़के का भी या लड़की का भी मत हो, यहाँ तक तो ठीक है। पर देख के ना बोलना, मतलब देख के ना बोलना किसको अच्छा लगता है? मतलब हमको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं करता किसी को भी। तो ये वाली तो एक अप्रिय घटना से बचना चाहिए ना। जी भैया, ये जब स्वधन स्वनारी का जो डेफिनेशन यहाँ पे दिखा है, वहाँ पे भौगोलिक का मेंशन है कि जहाँ पे जो जिस तरह से, पर जिस तरह से हम ये कल्चर चेंज होना रहता है वो भी चेंज होता रहता है। वहाँ पे भी कोई स्थिरता तो है नहीं। अभी जो कल्चर देख रहे हैं, जो स्वधन स्वनारी का भौगोलिक स्तर पे ही
मानसिक चेंज हो गया है, तो वो अगर वो हिसाब से करते तो भी वो स्वधन स्वनारी में आएगा फिर। वही देखना है ना कि जैसे परिवार में 10 लोग हैं, कोई लड़की आती है घर में, या कोई लड़का आता है, या लड़की को किसी घर में भेजते हैं, तो सबकी सहमति संतुष्टि चाहिए कि नहीं चाहिए? आज ऐसा हो गया कि पुरुष पुरुष की शादी में भी संतुष्टि आने लगी है, क्योंकि वो कल्चर चेंज हो रहा है। तो जैसे इसको हम कैसे उसको हम मान रहे हैं? अनुभव मूलक मानना पड़ेगा ना। देखिए, मानव में जो भी घटनाएं या निर्णय या नियम है वो अनुभव मूलक है। तो अनुभव मूलक है। जब से ये प्रक्रिया हुई है 200, 250, 300 साल में, यूरोप में परिवार की क्या स्थिति है, उसमें स्वधन सोनारी स्वपुरुष बोलना माने पिछड़ेपन की पराकाष्ठा। ठीक है ना, यही है ना। तो हम वहां पहुंचे, तो अनुभव विधि से देखो कि ये परिवार व्यवस्था बन पा रही कि नहीं, 3 पीढ़ी साथ में रह पा रही कि नहीं। तो 3 पीढ़ी साथ में नहीं रह पा रही है, कोई परिवार साथ में नहीं हो पा रहा है, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ये क्या है? तो अनुभव से ये रिजेक्टेड है ना, ये गलत है। ये सफल नहीं है ना भाई। वहां ग्रोथ रेट खत्म हो गई, बर्थ रेट ही नहीं है वहां। वो मानव परंपरा नहीं रहेगी, उस दिशा में वो जा रहा है, और ये दिनों दिन बढ़ रहा है ना। अभी का तो यही है, मेरे ख्याल से डेटा तो इसी पक्ष में है। जैसा भैया सुनने में आया लोगों से बातचीत करने में कि ये उनके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब पुरुष का पुरुष के साथ अट्रैक्शन होना उनके अपने बस की बात नहीं है। अब ये हो ना कि आप इसको गलत या सही आप कैसे इसको ठहरा सकते हो? जब एक दिन बात हो रही थी तो इसको देखिए, कैसे वही कहें? एक, अभी आप पूरे समाज को देखेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। समाज में पहले कुछ चीजों को शुभ कामना माना गया, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, है ना, पूरी दुनिया एक परिवार हो, ये सब बड़ी बड़ी बातें की गई, है ना। हम साथ साथ खाएं, सहना भवतु सहना भुनक्तु, ये सब क्या है? हम साथ रहें, इस प्रकार की कुछ अच्छी अच्छी बातें किया गया। फर्स्ट लेवल है। जिन लोगों ने अच्छी बात किया उसको बोले बहुत अच्छा आदमी, उनकी पूजा पाठ हुई, महात्मा संत कहलाए, अच्छी बात करने वाले। इसके बाद सभ्यता का एक दूसरा चरण आया, उस अच्छी चीजों को जो कर रहा है उसको महात्मा माना गया, अच्छा माना गया। जो नहीं कर रहा है उसको बुरा नहीं बोला गया। जैसे मैं दान करता हूं, मेरे को अच्छा बोला गया। आप दान नहीं करते हैं, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप बुरे आदमी, लेकिन मैं उनसे अच्छा हूं ये जरूर बोला जा रहा है, बुरा नहीं बोला जा रहा। ये दूसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में लॉ बन गया, ऐसा करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो तुमको पीटेंगे, चोरी करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, मर्डर करोगे तो गला काट देंगे। एक उसके बाद लॉ आया, नियम आया, इससे नीचे आपका व्यवहार स्वीकृत नहीं है। आपके अपने घर का गंदगी जो है सड़क में डालोगे तो पीटेंगे। उसको डिस्पोज करने का जगह परंपरा ने बना लिया था। तो सभ्यता का एक और स्तर आया जहां हमने वो लाइन ड्रॉ किया जिसको हम कह रहे हैं कानून, विधि, लॉ। उसमें दोनों चीजें, विधि और निषेध। ये करोगे तो ठीक है, ये नहीं करोगे तो ठीक। इसको शिक्षा माना गया। इसको, इसी में बहुत सारे सामाजिक नियम है। इन लॉ को पालन करना या लॉ को पालन नहीं करना, उसमें पिटाई होने लगी, और वो आज तक वही विधि चल रही है। विधि और निषेध को लिया, ये लॉ है। इसमें क्या लिया गया? इसमें आधार यह है कि मानव जाति जो है बढ़िया खुश रहे, सुखी रहे, उनको बनाया गया। तो यहां पर आने के बाद वो प्रॉब्लम आने लगा कि उन प्रैक्टिस को अभी संविधान हाँ बोल रहा है, पुरुष और पुरुष शादी करो, ठीक है कर लो भाई, महिला महिला करना है कर लो भाई, बच्चे बच्चे करना है नहीं करो। यहां आ गए।
क्यों नहीं करो? बिना शादी के रहना रह लो भाई। बच्चे हो गए तो शादी है वो। मतलब ऐसे कुछ अभी नियम में ये, अब ये वाला तो 10 15 20 साल पुराना है, ये वाला जो है इससे ज्यादा पुराना नहीं, अभी 25 नहीं गया है ना? या बहुत हुआ तो बहुत ज्यादा मॉडर्न जगह में 50 साल पुराने रहे होंगे, अभी इतना ही है। और इसमें मुसीबत हो गई। अब आप सोचिए ना, मान लो कोई आदमी जानवर से शादी करेगा, मान लो, और बच्चा हो गया, वो क्या रहेगा? वो तो लॉ को पालन करने योग्य नहीं रहेगा। मान लो कैसा किसी ने कर लिया बहादुरी, है ना, ज्यादा मॉडर्न है, तो वो बच्चा तो कानून को ही पालन नहीं कर पाएगा, कभी कपड़ा पहनेगा कभी नहीं पहनेगा, क्या करोगे आप? तो सभ्यता का एक न्यूनतम स्तर हमको तय करना पड़ा है, उससे कम करने वाले को आज भी जेल में बंद करते, ये बिल्कुल है। तो इसमें अभी जो चर्चा जो बड़े स्तर पर हो रही है, ये समाज बना रहे कि प्रकृति बने रहे कि नहीं बना रहे। और इसमें सबसे बुरी हालत है सभ्य समाज की, जो जितना ज्यादा सभ्य होता जा रहा है उसके अंदर यही चीजें होती जा रही, वो गुलाम बनता जा रहा है, उनके अंदर मनमानी बढ़ती जा रही। अब ये मनमानी बढ़ाने को अच्छा मान रहे हैं, जबकि व्यवस्था में जीना या व्यवस्था की समझ होना ये प्रधान कारण है। तो अभी जो भी नियम बने हैं, पहले परंपरागत कुछ नियम थे, अब परंपरागत नियम टूट रहे हैं और नए नियम बन रहे हैं, कानून में बन गए। तो हमारे देश का जो कानून है वो तो बाद में आया, हमारे परंपरा के कानून पहले से थे, और परंपरा के जो कानून थे वो चलते थे, पारिवारिक स्तर पर मान्यता था, और उस पर उन्होंने जैसा भी दबाव प्रभाव बना के उसको लागू करके रखा था। अब जैसे ये वाला कानून आ गया, अब हर एक को छूट है कि वो कुछ भी कर ले। तो जैसे ही वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होता है, पहला काम यही करता है कि घर छोड़ के चला जाता है या चला जाती है, और जो उसको चाहिए वैसा वो लाइफ पार्टनर ले आता है। उसके बाद जब मर्जी वो लाइफ पार्टनर को छोड़ देता है या छोड़ देती है, बच्चे हैं उसको भी छोड़ देती हैं या छोड़ देते हैं। अब ये समाज का स्तर हो गया। तो ये चीज आनी चाहिए कि लाइफ पार्टनर निरंतर पूरे शरीर यात्रा के लिए है, बच्चे को हमको पालन पोषण और वहां तक पहुंचाना है कि उसको भी वो पूरी प्रक्रिया समझ में आए, ये पूरी। तो यहां तक के लिए पूरा सोच हमको बनाने की जरूरत है जो निरंतर है। इसीलिए 3 पीढ़ी साथ में रहना वो अपने आप में एक ऐसा चेक है कि सब चीजें हो जाती है। भैया जी, जैसे अभी बात हुई कि बुद्धि चुप है क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ सही जो है उसको नहीं मिल रहा। तो अभी जैसे अभी बात हुई कि खाने पीने की चीज़ें, तो एक तो खाने पीने का हो गया, प्रिय हित लाभ से हमने निश्चय कर लिया और उसका हो गया। फिर एक हो गया कार्य व्यवहार, कार्य कर रहे हैं जो हम, उसका भी चित्रण होगा, उसकी भी वृत्ति में और चित्त में जाएगी, कल्पना चित्रण करेंगे। एक हो गया व्यवहार, व्यवहार जब हम करते हैं तो उससे भी बुद्धि में सही गलत होता है। तो ये 3 चीज़ों को क्या हम अलग अलग देखेंगे कि खाने की, कार्य की और व्यवहार की? और फिर जो बुद्धि है, अभी जैसे चुप है बुद्धि, अभी उसको कोई सही चीज़ मिली नहीं है, तो ऐसा होगा जैसे अभी आपने कहा था कि जब बुद्धि को सही चीज़ मिलेगी तो वो टिक टिक करेगी और जो चित्त है वो बुद्धि के अनुरूप हो जाएगा। तो क्या वहाँ पर मतलब जैसे होता है कि बहुत सारा हमारा स्टॉक होना होगा तब बुद्धि आत्माभिमुख होगी, या एक पॉइंट पर भी क्लिक हो सकता है? बुद्धि आत्मा के अभिमुख होने के लिए तो पूरा बोध चाहिए, पूरा बोध चाहिए, अध्ययन बोध पूरा होना पड़ेगा। और वैसे ही चित्त जो है बुद्धि के अनुरूप होने के लिए या चित्त का प्रत्यावर्तन होने के लिए भी आचरण का एक स्तर चाहिए और अध्ययन का, जिसको पठन श्रवण मनन का भी एक स्तर चाहिए। मतलब पूरा जब वो पूरा जो है चित्रण पूरा व्यापक का अच्छा होगा तब जाके वो स्टोर भरेगा बुद्धि का, फिर आगे की यात्रा होगी। तो श्रवण मनन के और आचरण इनके किसी स्तर में जाके चित्त का प्रत्यावर्तन है, श्रवण मनन के किसी एक स्तर में जाके चित्त का प्रत्यावर्तन है, और श्रवण मनन आचरण के और ज़्यादा हायर स्टेज में जाने के बाद बुद्धि का प्रत्यावर्तन है। और जैसे ही अभी तो आप
जैसे खाने का ही उदाहरण देते हैं, तो खाने के उदाहरण के अलावा भी हम और उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, वैसे आहार विहार व्यवहार पहले तो एक भाग आ गया, है ना। ठीक है। इसके बाद स्वधन, स्वनारी स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, ये है संबंधों को पहचान। इसके बाद तन मन धन का सदुपयोग। तो तन मन धन के सदुपयोग में कई स्टेज हो सकते हैं, है ना। उसमें भी उसी में मानव है, देव मानव है, दिव्य मानव है। ये जी, ये चित्त के प्रत्यावर्तन को ही थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए। मतलब चित्त बुद्धि को पहचानना। चित्त बुद्धि को पहचानना माने जब चित्त में सार्वभौम और सार्वकालिक जो आचरण है, नियम है, वो सारी चीजें आ जाएं, तब चित्त का प्रत्यावर्तन होगा। तो केवल पढ़ के आएगा और करने वाला यदि उससे उल्टा हो तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से पढ़ने वाला हमारे विचार में दिन भर घूमना कम होता है, करने वाला ज्यादा घूमता है। मैं सारा दिन दर्शन सुना और किसी ने बोल दिया तू चोर है, तो सब खत्म। वो चोर है, महीनों सालों घूमता है। ठीक है। तो व्यवहार वाला चीज ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा घूमता है। तो आचरण का एक तरीका है, उसको हमको सोच लेना है कि ये सही व्यवहार है, उसको फिर हमको करना है। पर वो गलती तो अंदर ज़्यादा होती है, बाहर गलती कम। जैसे कल भी आप बता रहे थे, विचारों में ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो अल्टीमेटली ठीक तो विचारों को ही होना है, और फिर उसका रिफ्लेक्शन आचरण में आएगा। देखिए, आसक्ति का स्तर यदि ज्यादा है तब गलती है, आसक्ति कम है तो वो गलती व्यवहार तक नहीं जाती। गलती व्यवहार में होने के लिए मेरे को आपके प्रति ज्यादा गुस्सा चाहिए, तब मारूंगा। थोड़ा बहुत गुस्सा में चलो छोड़। तो वो एक चेक है, तीव्र इच्छा और कारण इच्छा। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से बोला गया है। तो व्यवहार में अच्छी चीजें हैं, इसको करना है। विचार में अच्छी चीजें हैं, इसको सुनना है, सोचना है। अच्छी चीजें का मतलब क्या है? सार्वभौम होना, सार्वकालिक आना, जीने में आना, व्यवहार में आना। इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीना, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह। ऐसे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग ढंग से आचरण को बोला गया है। अब इसको एक सीमा में सही गलत क्या है, सही आचरण क्या है, इसको सुनना, श्रवण और मनन करना एक सीमा है। उसके बाद ही जीने में आएगा सही, क्योंकि हमको सही पता ही नहीं कैसे जिएंगे। लेकिन श्रवण और मनन करने आने के लिए भी तो एक स्तर है ना। कोई यहाँ लड़खड़ाते हुए आएगा शराब पी के, हम क्या बोलेंगे? क्लास में बैठो, आपको क्या लगता है? अभी आराम करो, एक कमरा खोल देंगे, आराम करो, जब भैया होश में आ जाओ, आ जाना। हम तो यही बोलेंगे ना, इतना ही होगा। बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा तो बोलेंगे भैया अभी तो ये मत कर, अभी दूसरा काम कर ले, बाद में पढ़ना। एक स्तर है ना यहाँ पर बैठने का, कि नहीं? सभी जगह ऐसी। तो हम सब लोग उस प्रकार के मिनिमम स्तर को पार किए हुए हैं, तभी इस चीजों को सुन पा रहे हैं। भाई कुछ तो हमारा आचरण का स्तर है ना, तब इसको सुन पा रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। तो एक यात्रा है। मान लीजिए कोई बहुत ही गड़बड़ी में है, तो भी वो अच्छा होना चाहता है। अच्छा होना चाहने के लिए उसको अवसर फिर नहीं मिलते हैं, लोग उसको हटाते नहीं, मौका नहीं देते। तो धीरे धीरे उसको सुधार करना होता है और करते हैं। व्यवहारिक रूप में ये प्रक्रिया 1-2 घंटे की नहीं है। मैंने यदि कोई गलत कर लिया है तो लोग मुझे देखते हैं, फिर कुछ समय में देखते हैं कि चलो गलती अब नहीं करता है, फिर देखता है कि किसी अच्छे आदमी से मिलता है, फिर देखते हैं कि 4 अच्छे आदमी से मिलता है, फिर देखते हैं कि अच्छे आदमियों के साथ ही उठता बैठता है। तो फिर हमारा मूल्यांकन एक प्रकार से होने लगता है। गलती से सही जाने की एक समय होता है, एक प्रक्रिया है। तो चित्त में सही चित्रण होना, तो सही चित्रण में एक सुन के है, एक करके है, बोल के है। तो कृत, कारित, अनुमोदित, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये चीजें हैं। तो
कृत वाला सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इस जगह पर जो भी न्यायपूर्ण व्यवहार है या धर्मपूर्ण विचार है, उसको अभ्यास करना, इसके साथ चित्त का प्रत्यावर्तन होगा। अध्याय 17 में ही आगे लिखा हुआ है, एक अनुकरण और अनुसरण और एक अनुसंधान। वन 142 में देखिए ना, नीचे से 8वां लाइन है, साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता है। तो अभ्यास पूर्वक है, अनुसंधान नहीं है। हम लोग अनुकरण और अनुसरण वाले हैं। इसमें शुरुआती जोर कहाँ पे होगा? व्यवहार में होगा, इधर सामने जी। जो शुरुआती जोर है व्यवहार ठीक करने पे रहेगा या फिर पहले तो सुनना होगा ना, ठीक व्यवहार क्या है। उस निर्णय पर पहुंचना होगा कि यही ठीक व्यवहार है। इसका नाम है मनन। मनन करने के लिए जो डेटा है उसका नाम है श्रवण। तो सबसे पहले श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन होगा। वो डेटा को हम निश्चित कर लेंगे कि यही वाला सही है। इसके बाद फिर करने की कोशिश होगी, कभी कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। उसमें भी कई बार मन टूटेगा, फिर धीरे धीरे कर पाएंगे और एक समय में करना ही लगेंगे। अनुसरण और 143 में देखिए, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है, फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। फिर से आगे है, देख रहे हैं ना 143। उपरोक्तानुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि सहज क्रियाएं किस प्रकार से संपादित होती है, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे दिया गया है। मन जब वृत्ति का संकेत करने योग्य होता है, तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं हैं, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय की निर्विरोधता है। मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। मतलब मन जब वृत्ति के संकेत को ग्रहण करने योग्य होता है, माने मन का प्रत्यावर्तन होता है, वैसे ही वृत्ति जब चित्त के संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही होती है। चिंतन से ही प्रकृतिया फल और प्रयोजन का होता है। इसके आगे लिखा है, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, और ये क्रम से लिखा हुआ है। उसी के लास्ट पैरा में देखिए आगे इसी लाइन में, अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन और अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। तो अपराध नहीं करेंगे, परधन, परनारी, पर पुरुष, पर पीड़ा बंद हो जाएगा, या स्वधन, सोनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो आशा का प्रत्यावर्तन होगा। वैसे ही विचार का, वैसे ही चित्त का। इसके बाद लास्ट लाइन में देखिए, अतः निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार के साथ अंतर्नियामन आवश्यक है, जिसकी चरम उपलब्धि संभव है। तो ये करना जरूरी है। उसमें लिखा है ना, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, व्यवस्था उस प्रकार का प्रभाव डालेगी। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव,
तो ये सारी चीजें होने के बाद ही वो होगा। तो सबसे पहले श्रवण और मनन। श्रवण का मतलब है पठन या सुनना। उसके बाद मनन। मनन में निष्कर्ष निकालना कि न्याय किसको बोल रहे हैं, धर्म किसको बोल रहे हैं, सत्य किसको बोल रहे हैं, है ना, स्वधन किसको बोल रहे हैं, स्वनानी स्वपुरुष किसको बोल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है वो। और इसके तीसरे चरण में फिर जब निर्णय हो गया, उस निर्णय को फिर जीने की कोशिश करना। हेलो भैया, एक जिज्ञासा थी जी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे जो साक्षात्कार और चिंतन है, इसमें दरअसल क्या घटना होती है, क्रिया क्या होती है इसमें? जैसे तुलन में तो तुलना होती है, कंपैरिजन चलता है। साक्षात्कार में पहचानना होता है, जो निरंतर रहने वाली वस्तुएं हैं उनको पहचानना हो रहा है। वो हैं, जैसे जीवन है, शरीर है, मैंने सुन लिया, बोल लिया, एक घटना है। दूसरी घटना है जीवन है, शरीर है, मैं उसको पहचान लिया। तो साक्षात्कार में ये घटना होती है। अब मतलब हमको पता है, अब पूछना नहीं। कुछ चीजें वृत्ति के विश्लेषण में भी पता हो जाती है, बहुत सारी चीज। जी। दोनों वस्तुओं को पहचानती है जी। और उसी आधार पर वो निर्वाह करती है, पहचान के आधार पर। जी। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि वो उसको पहचान के साथ साथ जान भी जाती है। क्या? तो इसमें चारों चीज आ जाती है, पहचानना, जानना, मानना और निर्वाह करना। जी। तो यहाँ साक्षात्कार में जानना महत्वपूर्ण काम है। शुरू हो गया। जो शुरू हो गया वो। निरंतर रहने वाली चीज है उसको वो देख लिया। हाँ जी। तो निरंतर रहने वाली चीज में जैसे एक व्यापक है, एक इकाई नाशवान नहीं है, अमर है, जीवन निरंतर है, इस प्रकार ये नियम निरंतर है। जैसे बहुत सारी चीजें हम मान लेते हैं ये नियम है, तो इस प्रकार के नियमों को हम फैला के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें विश्लेषण में ही समझ में आ जाती है, और कुछ चीजें जो है वो साक्षात्कार में स्पष्ट होती है। और भैया, जो बुद्धि है वो सही को ही स्वीकृत करती है। हाँ। तो ये बुद्धि के पास वो पैरामीटर कहाँ से आता है कि वो सही और गलत को डिसाइड कर पाए? भैया कुछ पैरामीटर अस्तित्व में हर इकाई के पास है। जैसे एक परमाणु के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसके दो अंश मिलके एक परमाणु बना लेते हैं। ये पैरामीटर कहाँ से आता है उसके पास? तोड़ने के बाद वो बनता है ना, है ना। एक पेड़ को काट के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके बावजूद वो उगता है। तो ये पैरामीटर हर परमाणु में रखा हुआ है, हर चीज में रखा हुआ है। अपने अग्रिम स्थिति के लिए उसमें प्रेरणा है, अग्रिम स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो हम भी जहां पर है उससे आगे के लिए प्रेरणा है ही, वो मिटता नहीं है, वो नहीं मिटता है। परमाणु पता ना, टुकड़े करने के बाद भी वो उसमें परमाणु बनने की प्रवृत्ति है। परमाणु है तो अणु बनने की प्रवृत्ति है, अणु है तो और आगे रसायन बनेगा। ये लगातार चलने की एक प्रक्रिया है, ये बंद ही नहीं है। इसके कारण हर स्तर पर, चित्त के स्तर पर कुछ प्रवृत्ति है, बुद्धि के स्तर पर कुछ है, आत्मा के स्तर पर वो बनाई है। तो एक नियति क्रम है, उस नियति क्रम को फॉलो करना हर किसी की मजबूरी है। हम ज्यादा से ज्यादा नियति क्रम में अपने से नीचे वाले की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, या अपने से ऊपर वाले में जाएंगे। यही होना है। अभी हम मानव हैं, मानव शरीर में हैं, हम पशुओं जैसा आचरण करेंगे तो इसको हम व्यवस्था नहीं बोलेंगे। उसमें आदमी दुखी होता है, दुखी होने के बाद वापस रोता है और फिर मानव बनने के लिए कोशिश करता है। भाई जितने भी लोग ये सब करते हैं वो दुखी होते ही है ना।
और भैया जी एक प्रश्न और था, जी। कैसे भाव के आधार पे विचार और विचार के आधार पे व्यवहार निश्चित होते हैं। तो मैं अपने में देखता हूँ कि कई बार व्यवहार को हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन विचार में वो स्थिरता नहीं रह पाती। तो अगर ये क्रम ठीक है तो गलती कहाँ हो रही है और ठीक कैसे करना है? भाव क्या है? जो भाव के आधार पर विचार आपने बोला, ये भाव क्या है? मतलब जो होने की स्वीकृति है, इसको ही हम कह रहे हैं। वही मुख्य में भाव ही नहीं है। मुझे किसी ने बोल दिया बाबा जी जागृत हैं, मैं जाके प्रणाम करता हूं। मैं थोड़ी पहचान रहा हूं बाबा जी जागृत हैं। जब मैं पहचान ही रहा हूं तो मेरे में भाव कहां से आएगा? ठीक है ना? हमारे पहचानने का विधि क्या है? ज्यादातर अनुमान है। किसी ने बोल दिया इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, बड़ी बड़ी, मैं इनको नमस्ते करता हूं। इनके पास बहुत पैसा है, उसको मैं नमस्ते करता हूं। इनके पास बहुत चेले हैं, इनके पास राजनीतिक बहुत बड़ा पद है, नमस्ते करता हूं। बस हमको समझ में नहीं आता इनमें है क्या। कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचानने की विधि क्या है? जब मेरे को कोई काम पड़ता है तो पद वाले के पास जाके मैं रोता गिड़गिड़ाता हूँ, वो कुछ कर देते हैं तो उस दिन मानता हूँ हाँ भाई वो तो बहुत ताकतवर आदमी है। तो ये हमने पहली बार पहचाना। अब हमने पहचान लिया, सुन लिया कि बाबा जी दिव्य मानव है। अब उनसे मैं मांगने जाता हूँ कि बाबा जी मेरी नौकरी लगा दो, है ना? दिव्य मानव को उससे क्या लेना देना? वो नहीं लगाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ देखो दिव्य मानव तो नहीं है, नहीं तो मेरी नौकरी तो लगा ही सकते थे। क्या मानता हूँ, मेरी नौकरी तो नहीं लगाए, उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है। दिव्य मानव होते तो अब वो दिव्य मानव नहीं है क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगाए। मैं अपना निष्कर्ष निकाल के चला गया। या मैं कहीं लूट के धन कमाना चाहता हूं, उसके लिए उन्होंने अनुमोदन नहीं दिया तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यही है ना, हम यही मांगने जाते हैं ना। हमारे पास मांगने को कुछ भी नहीं, यही है। यदि मैं बोलूंगा पैसा चाहिए, कोई बोलेगा कि भैया ये इंडस्ट्री तू संभाल, है ना, पैसा कमा लेगा। मैं बोलता नहीं भाई सीधा दे वो सब झंझट में मैं नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो इंडस्ट्री चला रहा है वो तो सुबह से लेकर रात तक एक एक चीजों को फेस कर रहा है ना, तब कमा रहा है। हम और चालाक है, हमको सीधा मिल जाए भाई, झंझट भी नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम कहां पर है? हम किसी को पहचाने नहीं है, हमारे अंदर भाव कैसे आएगा? भाव नहीं आता। तो फिर क्या है? हमने मान लिया है, एक अनुमान किया है, उस अनुमान के हिसाब से हमने उनको एक भाव दिया है। वो अभी भाव के रूप में नहीं है। उसके आधार पर मैं एक व्यवहार मानता हूँ, करता हूँ, और वैसा नहीं निकलता। मैंने कल उदाहरण बोला ना कि जब बाबा जी के यहाँ मैं पहली बार गया तो बाबा जी तो हमको रहने के लिए बढ़िया खटिया दे दिए, गद्दा दे दिए, ओढ़ने के लिए फर्स्ट क्लास रजाई दे दिए, और वही कोई मांगने आया, बाबा जी ने उनको नहीं दिया। नहीं दिया तो मैं सोचने लगा भाई संत होते हैं वो तो सबके लिए समान होते हैं। बहुत दिनों के बाद हमको समझ में आया कि परिवार व्यवस्था में जीने का मतलब ये थोड़ी है कि सबके लिए खाना बनाओ। खाना हम इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी आएगा उसको खिलाते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी का एक दायरा तय होगा ना। तो वही है कि हम अपनी ओर से बाबा जी जैसे लोगों का एक हम डिजाइन बना के रखते हैं, ये ऐसे होंगे तो वो न्याय, ऐसा है तो धर्म, ऐसा है तो मानव, ऐसा है तो देव मानव, ऐसा है तो देव मानव। वो पूरा गलत है। वो सही करने के लिए ये शास्त्राभ्यास है। तो शास्त्राभ्यास फाइनली बताता है कि मानव क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, देव मानव क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ऐसा है। तो भाव नहीं होता, व्यवहार फिर हमारा बिना भाव के एक मान्यता वाला एक व्यवहार बनाते हैं, उसके बाद एक करते हैं। तो यदि ठीक से हम पढ़ लें, ठीक से मनन कर लें, तो वो एक
समझ में आ जाता है कि व्यवहार कैसे करना है। हमारे एक मित्र थे, कभी नाराज नहीं होते थे, बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हम पूछते थे उनसे, तो बोले भैया ये सामान्य चीज़ है, मेरे घर में यही बोला जाता है, बचपन से ही प्रैक्टिस करते हैं। तो करते हैं, मुस्कुरा के बोलना हमको बचपन से सिखाया जाता है, तो आ गया मेरे उसमें, मेरे में बाकी कोई अच्छाई नहीं, सारी चीज़ मैं वैसी करता हूँ। तो प्रैक्टिस, जैसा भाषा बोलना सिखाते हैं वैसा सिखा देते। तो कुछ चीज़ों को हम कॉपी पूर्वक सीख लेते हैं, उसमें गलती भी नहीं है। मतलब किसी को मैं गाली दे के बात करूं या मैं उसको शिष्टतापूर्ण बात करूं तो कौन सा अच्छा है? तो भले ही भाव पूरा नहीं है लेकिन व्यवहार तो कुछ सीमा में ठीक हुआ है। अब जो उससे विरोध बढ़ना था बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। उस रास्ते की तरफ हम चले आए तो वो अच्छी बात है। उससे और अच्छी बात के लिए फिर हम क्या, समझ चाहिए, फिर भाव चाहिए। तो भाव क्या है? जैसे मान लीजिए समृद्धि एक भाव है, वो क्या है? यहाँ पर इतने सारे पंखे लगे हैं, एसी लगा हुआ है, यहाँ पर बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था, इससे मेरे को समृद्धि का अनुभव होगा? मुझे नहीं होगा, मुझे बिल्कुल नहीं होगा। समृद्धि के अनुभव के लिए मेरे पास होना पड़ेगा। तो मेरे को वो चाहिए कि मेरे आय का स्रोत ये है, मेरी आवश्यकता इतनी है और इतना आय बना पा रहा हूँ, और वो आय भी जो मानवीय पूर्ण तरीका है उस विधि से हो रहा है। और ऐसा एक दिन करके देखा कि मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, दूसरे दिन भी हो गई, तीसरे दिन भी हो गई, चौथे दिन भी हो गई, 2-1 साल हो गया। इसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ मैं समृद्ध हूँ। एक दिन में नहीं होगा, आज मेरा खाना पीना चल गया तो मैं समृद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसका एक समय चाहिए। तो ये भाव थोड़े देर में पैदा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि माता पिता और बच्चे के साथ मान लो एक संबंध है, उसमें उभय तृप्ति कब हो गई? बच्चा मुस्कुराने लगा, हम तृप्त हो गए। बच्चा चलने लगा, माँ बाप तृप्त हो गए? नहीं हुए। बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लिया, माँ बाप तृप्त हो गए? नहीं हुए। किस दिन तृप्त होंगे? जिस दिन बच्चा व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। जिस दिन बच्चा जब तक व्यवहार में स्वावलंबी नहीं होगा, व्यवहार में सामाजिक नहीं होगा, माँ बाप को हमेशा डर लगे रहेगा कि ये कहीं ना कहीं मार खाएगा, और इस डर से माता पिता काफी चिंतित रहेंगे। माता पिता कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं लात जूता खाए। तो व्यवहार में सामाजिकता वो स्टेज है जब वहां वो मार नहीं खाएगा। व्यवसाय में स्वावलंबी वो स्टेज है जहां उसको मांग के नहीं खाना पड़ेगा, उसको कोई दुत्कारेगा नहीं। तो ये दोनों चीज जिस दिन बच्चा अचीव कर लेगा उस दिन माता पिता को तृप्ति मिलेगी। ये कितने साल का पीरियड है? 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतना लंबा पीरियड है। तो जिसको हम उभय तृप्ति बोल रहे हैं, 1 सेकंड की घटना हम मान लेते हैं, ये बहुत लंबी घटना है। मतलब पूरा शरीर यात्रा मिलता है एक एक संबंध को तृप्त होने के लिए। और 50 साल में, 60 साल में एकाध तृप्ति मिलती है, माने बहुत बड़ा अचीवमेंट। इतना आसान थोड़ी है। तो जिसको भाव बोल रहे हैं कब आएगा? इसके बाद आएगा भाव कि हमने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, वो अच्छा बच्चा निकल गया, उसने वो सब अचीव कर लिया, तब हमको तृप्ति होगी, हाँ हमने किया। अब बच्चे को एक तृप्ति होगी माता पिता वाली, अब उस बच्चे में बचा रहेगा अपने बच्चे के साथ पाने वाला, अपनी पत्नी के साथ पाने वाला, वो सब बचा ही रहेगा उस पर। बच्चे की यात्रा का एक भाग पूरा हुआ, माता पिता के साथ उसने वो तृप्ति को पा लिया। बाकी जगह उसको फिर पाना है। बाकी जगह को जैसे ही पाता है वैसी परंपरा बनने लगेगी। तो जिसको हम भाव कह रहे हैं, ये सब करने के बाद भाव हो रहा है, उसके पहले कल्पना हो रही है। कल्पना भी अच्छी बात है, अच्छी कल्पना होना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना ही चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एक कल्पना होना, ये शास्त्राभ्यास से वो होगा, निर्णय होगा। इसके बाद अभ्यास, उसको अभ्यास बोला गया है। उसको अभ्यास करने के बाद फिर वो भाव आएगा।
तो ये भाव का मतलब है। उसके बाद जो व्यवहार होगा वो उसी ढंग का होगा। जी भैया, ये मन, वृत्ति और चित्त, इसमें किस तरह से आस्वादन होता है, विश्लेषण होता है, तुलन होता है, चित्रण होता है, ये आ रहा है, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन बुद्धि का और अनुभव का अभी भी थोड़ा सा रहस्यात्मक लग रहा है। मतलब समझ नहीं पा रहे बुद्धि को क्या है। अभी एक बार बोल रहे कि चित्त से जो चित्रण जाएंगे, अगर वो अस्तित्व सहज रहेंगे, मानवतापूर्ण आचरण वाले रहेंगे, तो बुद्धि उसको हाँ करेगी। और अभी यहाँ पे पढ़ने में आया है कि चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तो अभी फिर चित्त बुद्धि का संकेत, पहले तो चित्त से ही गए ना, तो ये फिर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। मतलब एक बुद्धि का रोल क्या है? अभी मन का रोल समझ में आया, आस्वादन चयन, तो बुद्धि का रोल समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ में ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि अनुभव के बाद ऐसा क्या होता है कि जिससे मन में, वृत्ति में, चित्तों में मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थता आ जाती है। अभी अनुभव वाले को छोड़ देते हैं, है ना, उसको और आगे देखेंगे। अभी जागृत वाला, अभी ये जो दूसरा जो फेज है जिसको अर्ध जागृत कहते हैं, उसमें होता क्या है? चित्त जब बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, मैंने अपना एक चित्रण बना लिया है, उसको मैं सही मानता हूं, चाहे सही है चाहे नहीं है। इसी का नाम है अभिमान। मेरा वाला सही है, इसको मैं किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता हूं। 50 बार कोई बोलता है, मैं नहीं सुनता हूं। अपनी बात बता रहा हूं, कुछ लोग मेरे जैसे ही होंगे, कुछ शायद नहीं भी हों। तो ये जो होता है, हमारे एक प्रकार का चित्रण हो गया है, एक प्रकार की इच्छा पैदा हो गई है, एक प्रकार का लक्ष्य बन गया है। ये क्या है? चित्त में एक प्रकार की चीजें बनी। ऐसी कंडीशन में उसको बुद्धि का संकेत ग्रहण नहीं होता है। बुद्धि तो संकेत दे ही रही है, लेकिन चित्त कहाँ से ड्रॉ किया है? मेरे पड़ोसी के पास ये है तो मेरे को उससे बड़ा वाला गाड़ी चाहिए। मेरे पड़ोसी के पास घोड़ा है, मेरे को 2 घोड़े चाहिए। किसी के पास प्लेन है, मेरे को प्लेन चाहिए। कोई मंत्री है तो मेरे को भी मंत्री बनना है। इस प्रकार से मैंने अपने चित्त में लक्ष्य के साथ एक प्रकार का प्रक्रिया बना रखा हुआ है। वास्तव में जीने लायक क्या प्रक्रिया, ये मुझे नहीं पता है। हमने बड़े बड़े बना रखे। तो वो जो चीज है, बुद्धि से आ रहा है संकेत, लेकिन हम स्वीकार नहीं रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा वही मेरे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, तो मेरा अभी देखने का जो आधार क्या है, इन्हीं को देख रहा हूं ना, इनके आधार पर देख रहा हूं। मेरी दृष्टि खुली नहीं है, लिमिटेड दृष्टि की वजह से। प्रीहित लाभ के आधार पर यही दृष्टि है। इसको सोच के देखते हैं कि जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जो सोचते हैं कि भैया कितना भी कमा लेगा, ये लेके थोड़ी जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, हम उसको सुनते हैं, सुन के हम बोलते हैं, हम प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। किसी जगह पर ये चाहिए ना भाई, मेरे को खाने पीने रहने के लिए इतना चाहिए, उतना मैं करता हूँ। उससे कोई 10 गुना करता है, कोई 100 गुना करता है, कोई 1 लाख गुना कर रहा है, उसी में लगा हुआ है। ठीक, भैया फिर भी मुझे बुद्धि का रोल समझ में नहीं आया। जैसे मैंने एक प्रकार का चित्रण कर लिया, वो सही है मुझे कौन बोलेगा? मेरे ऊपर वाली जो गुरु मूल्य है वही।
भाई तो मानव के लिए गुरु मूल्य हो सकता है, उसके गुरु जी हैं, उसके माता पिता हैं, ये हो सकता है। चित्त के लिए उससे जो गुरु मूल्य है उसका नाम बुद्धि है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोला जाता है कि बुद्धि चुप रहती है। किसमें? नेगेटिव में चुप रहती है। ओके, नेगेटिव में चुप रहती है, और पॉजिटिव आता है तो हाँ हाँ बोलती है। हाँ बोलती है। हाँ बोलती है का मतलब क्या है? उस पर विश्वास होता है। ठीक है। और जब बुद्धि में बोध होता है तो वो हाँ नहीं बोलती, वो इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसा होता है? अब वो भी वहां नहीं जाइए, पहले ये वाला पूरा करिए तब जंप करिए। हम इसको जंप करना चाह रहे हैं, है ना? अभी जंप नहीं करिए। अभी चित्त ही बुद्धि को नहीं सुन रहा है, तो बुद्धि भी तो जो इससे बड़ा जिद्दी है ना। ये जीवन क्रिया के अंदर ही क्वेश्चन है कि मन में जो आस्वादन चयन हो रहा है या वृत्ति में तुलन और विश्लेषण हो रहा है, ये एक्चुअल में देख कौन पा रहा है? मन को वृत्ति देख रहा है, हाँ, वृत्ति को चित्त देख रहा है, हाँ, चित्त को बुद्धि देख रहा है, देख सकता है एट ए टाइम तीनों को। हाँ, जब अनुभव में एक साथ पांचों एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे अभी मन शरीर को देख रहा है, जैसे मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, इसको कौन देख रहा है? मन। ये कागज को कौन देख रहा है? आंखें। और उसको मन। तो शरीर का दृष्टा मन है, मन का दृष्टा वृत्ति है। ये सारी चीज ये स्टेप बाय स्टेप है। हाँ। एक दूसरे को देखते हुए ऊपर तक जाता है। मतलब अभी हम चित्त के ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन चित्त के लेवल तक हैं। फिर चित्त में चित्रण को कौन देखता है? देखिए, चित्त में चित्रण को देख पाता है बुद्धि। अभी हमारे चित्रण को हम देख ही नहीं पा रहे। हम उससे मतलब जो चित्रण हुआ वो सही है, हमको दूसरा उस पर ऑप्शन ही नहीं। कोई मुझे बता देता है कि इसमें तुमको कम लाभ मिलेगा, तो फिर उस चित्रण को मैं बदलता हूं। किसी घटना दुर्घटना में कोई आदमी हमको समझा देता है कि तुम ये जो बेटा बिजनेस कर रहे हो ये डूब जाएगा, इसमें लाभ नहीं है, तुम इसको करो, इसमें ज़्यादा लाभ है। तो ये क्या है? मैं प्रीहित लाभ वाले कंडीशन में ही चित्रण को अपडेट करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो नहीं। प्रीहित लाभ वाले कंडीशन में ही चित्रण को अपडेट करता है। कौन करता है? फाइनली प्रीहित लाभ, वृत्ति के हिसाब से या तुलन के हिसाब से चित्रण अभी बन रहे हैं हमारे। प्रिय हित लाभ तो दृष्टि है ना। हाँ, तो वो दृष्टि चित्रण को चेंज करती है। हाँ। हमारे पास जो बल है, कोई भी सुधरने का बल है, तो न्यूनतम है आस्वादन। मुझे मिठाई खाना है, मिठाई का स्वाद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं होटल में जाता हूँ। सिंपल बात है। मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है तो मैं थिएटर में जाता हूँ। मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, प्रिय है ये, इसलिए वहाँ जाता हूँ। मुझे हित अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ या योगा टीचर के पास जाता हूँ। किस लिए? हित से संचालित होकर। वैसे लाभ से संचालित होकर भी कुछ सोच रहा हूँ। तो लाभ से संचालित होकर एक प्रकार का चित्रण बना हुआ है, प्रिय से संचालित होकर एक प्रकार का बना हुआ है, और हित से संचालित होकर एक प्रकार का चित्रण बना हुआ है। ये एक कॉम्बिनेशन है, उसको कभी न कभी लगातार प्रयोग कर रहा हूँ। अभी सपोज दैट मैं विश्लेषण में हूँ, विचारों में हूँ, तो एट ए टाइम मैं चित्त में भी हूँ, ऐसा है? हाँ, एट ए टाइम पांचों जगह पर है। तो इन पांचों में मैं कौन हूँ? मैं जिसको बोल रहे हैं ना, अभी शरीर ही मैं है। जो पहला स्टेज है जिसको अल्प जागृत बोल रहे हैं, उसमें शरीर ही मैं है, यहाँ पहना रहता है। दूसरे वाले में जो संकल्प है वो मैं हो जाता है। बुद्धि आत्मबोध रहित जो संकल्प है वो मैं है, वहां चूक की संभावना है। तो यहां पर आत्मबोध रहित संकल्प मैं है, और अनुभव की जगह में आत्मा मैं है। आपने बोला कि संकल्प मैं है और यहाँ चूक की संभावना है, लेकिन संकल्प बुद्धि में है, वहाँ चूक की संभावना होती नहीं। नहीं, ऐसे वही। हाँ, ठीक, फिर से बता दो। बुद्धि में जितनी चीजें आई है
उतना चूक नहीं होगा। बुद्धि में आई कहां से है? चित्रण कुछ कर रहा है, वो सही है, उसको सपोर्ट करेगा। चित्रण गलत किया है तो उसको वो सही नहीं कर देगा। ये जो आता है ना, मैंने कोई गलत चित्रण किया हुआ है तो मेरी बुद्धि उसको सही कर देगी, ऐसा नहीं होना है। इसको हमको अध्ययन प्रक्रिया से, व्यवहार से, जो संस्कार अनुषंगी व्यवस्था है उससे उसको ठीक करना है। इसी से लिंक क्वेश्चन है कि हमको जो चित्रण मिला है अध्ययन के माध्यम से, वो उस लेवल तक पहुंचा देगा कि अवधारणा बोध पूरा हो जाए। हाँ, बिल्कुल। जो बाबा जी ने जो आश्वासन दिया है, वादा किया है, वो यही है। और उनके अपन वचन पर विश्वास करते हुए लगे हुए हैं। मैं तो लगा ही हुआ हूँ, और भी कई लोग हैं, कुछ मेरे से भी ज़्यादा तीव्रता से लगे हुए हैं, पर मैं तो लगा ही हुआ हूँ, ये तो पक्का है। जब साक्षात्कार होता रहता है, चीज़ों में सही के प्रति सकारात्मकता रहती है, स्वीकार्यता रहती है, चित्रण जिस चीज़ की निरंतरता हो जाती है वो चित्रण सेट हो जाता है और उतने लेवल का साक्षात्कार हो जाता है एक। और जो चीज़ें सही होती हैं साथ ही साथ बोध में उनकी स्वीकृति मिलती रहती है, साथ ही साथ होता है। अध्ययन बोध में, अध्ययन बोध में, ये वाले बोध में नहीं, अध्ययन बोध में। हाँ। तो अध्ययन बोध में जिस की स्वीकृति मिलती रहती है उनकी निरंतरता बनी ही रहती है। हाँ, उनकी बनती जाती, उनमें चूक होने की संभावना उनमें नहीं होगी। ठीक। भैया, जैसे चयन क्रिया का आशा का नाम सॉरी, चयन एक क्रिया का नाम है जैसे आस्वादन के लिए, तो चित्रण मतलब एग्जैक्टली ऐसे क्या है? मतलब जैसे चयन एक क्रिया का नाम है, तो इसी तरीके से चित्रण क्या चीज है? चित्रण एक प्रकार की क्रिया है। ये दो प्रकार का सेट है। हमने जितने भी प्रकार की चीजें देखी है, खाई है, बोली है, सुनी है, सोची है, उनका एक रिकॉर्ड एक जगह रखा हुआ है। इसका नाम है चित्र ग्रहण। कोई मैंने सपना देखा, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ है। मुझे आपने हेलो बोला, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ है। किसी ने मुझे मार दिया, वो भी रिकॉर्डेड रखा हुआ है। मिठाई खाया, वो भी है। हाथ कट गया, पैर कट गया, खून निकला, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड रखी हुई है मेरे पास। ये एक जखीरा है। दूसरा, ये जो रखी हुई चीजें आपस में मिल मिल के कुछ बनते रहते हैं, वो भी रखा हुआ है। इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, इसका नाम है चित्रण क्रिया। और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। चित्र ग्रहण और चित्र रचना, इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, इसका नाम है चित्रण क्रिया। भैया, हमने जितना साक्षात्कार के लेवल पे पहुँचे, जिस लेवल पे भी पहुँचे, और उस लेवल पे जितनी स्वीकृतियाँ बनी अंदर में और उनकी निरंतरता हुई, और एक लेवल पे जाके शरीर छोड़ दिया, तो छोड़ दिया नहीं, छूट गया। हाँ शरीर छूट गया, तो शरीर की मृत्यु होने के उपरांत आगे की यात्रा का जो रहेगा उसमें वो स्वीकृतियाँ बनी रहेंगी। हाँ, बनी रहेगी। एग्जैक्टली जब शरीर छूटता है उस समय इनकी स्थिति क्या होती है, चित्त की, और जिस लेवल तक पहुंचे हैं उसकी स्थिति क्या होती है? जो स्थिति है वो बनी रहती है भैया। देखिए, बाबा जी की आप बात सुनिए ना, कहानी जो मैंने कल बताया। बाबा जी को घर वाले बोल रहे हैं उसको प्रणाम करो, वो नहीं कर रहे हैं। इसको छुओ, उसको मत छुओ, वो नहीं सुन रहे ना। और वही गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बोला कि शादी कर लो, कर लिया। किनका सुनना है? उनके अंदर वो सेट है, वो आदमी आता ही उसका सुनने लगते हैं। बाकी किसी की नहीं सुनना है, उनको अंदर फीड है वो। आप देख रहे हो ना, वो सुनने वाले आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति चाहिए जिसका वो सुने, उसका वो सुन रहे हैं। और किसका नहीं सुनना है? कोई कुछ भी बोल रहा है, नहीं सुन रहे, कितना भी मारपीट लो,
ये क्या है, ये कहां से आ रहा है? जीवन मूल्यांकन कर रहा है उनकी श्रेष्ठता को, इसलिए उनकी सुन रहा है। उनको तो उनके मामा जी पढ़ाए हैं, उनके गुरुजी को उनकी मामा जी पढ़ा रहे हैं, उनका सुना नहीं, उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया उनके ऊपर। तो ये क्या है? पूर्व की स्वीकृतियां काम कर रही हैं, ऐसा? हाँ, तो श्रेष्ठ को पहचानने का उनका दृष्टि है, उनसे नीचे वाले को वो श्रेष्ठ मान ही नहीं रहे। मतलब समाधि वाले आदमी से नीचे को वो मानने को ही तैयार नहीं है श्रेष्ठ। मैंने अपने आप को उस जगह आंक रहे होंगे ना कि उनसे ऊपर हूं मैं। है ना? और उन्होंने एक बार बोला तो चले गए जंगल। किस लेवल का मानते हैं ये भी सोचो ना। बाकी का पूरी दुनिया चिल्ला रही, मान नहीं रहे। तो ये हमारे में भी है, जिस लेवल तक हम पहुंच गए हैं उससे ऊपर वाले का हम सुनते हैं, उससे नीचे वाले का नहीं सुनते। ये बना रहेगा, जब भी बन जाएगा। हेलो भैया। जी भैया, जिसमें साक्षात्कार के अंदर शरीर के जैसे हम पालन पोषण करते हैं, आहार लेते हैं, अभी जो मानव वेज नॉन वेज दोनों खाता है तो उसका भी आहार पे क्या इम्पोर्टेंस है क्या? जो आदमी दोनों खाता है उनको वो क्या साक्षात्कार में जा सकता है? अनुभव की बहुत से लहसुन छोड़ देते हैं, प्याज छोड़ देते हैं, अंडा खाते हैं पर मांस मच्छी नहीं खाते। देखिए, मेरे हिसाब से हम जहां तक हैं उससे थोड़ा आगे तक का देख पाते हैं। मतलब थोड़ा आगे तक, कितना आगे देखो उसका कोई पैमाना तो होता नहीं है। तो मेरा आचरण बहुत ही गंदा है तो मैं साक्षात्कार तक तो नहीं पहुंचूंगा। उसके लिए कुछ लेवल की प्योरिटी तो करनी पड़ेगी, प्योरिटी करनी पड़ेगी कुछ लेवल की। तो साक्षात्कार के लिए एक लेवल की तो प्योरिटी चाहिए। वो लेवल क्या है अभी हम उसको ऐसा नहीं कर पाए हैं। मोटा मोटी ये है कि हम अच्छे आचरणों को सुन लें, कर लें, इसको हम मान रहे हैं। वो गणित लोग बनाएंगे, आगे शोध करेंगे। ठीक है। भैया जी, ये स्किल्स जो होती हैं उनको, जैसे व्यवहार आचरण को तो हमने पहचाना कि हम न्याय धर्म सत्य को अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो बुद्धि ने उनको पहचाना और उसका अनुभव बोध हुआ, आत्मबोध हुआ, साक्षात्कार। तो जो स्किल्स होती हैं, जैसे कई बार कुछ बच्चों में देखा कि ना उनमें पैदा होते ही उनके हाथ में पकड़ाया कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो वो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, या उनमें कोई चीज़ की समझ बहुत अच्छी जल्दी विकसित हो गई और दूसरा कर रहा है तो उसमें वो स्किल नहीं पार्ट। व्यवहार तो अब आप जो बता रहे हैं समझ आया, स्किल्स कैसे जाती हैं? कैसे जाती है, प्रश्न को नहीं समझा मैं। जैसे किसी के अंदर कोई हुनर है, जो चीज़ जो आई है, जैसे सपोज संगीत ही है, तो उस परिवार में तो नहीं है वो, परंतु वो बच्चा जब आया और उसको अगर वो इंस्ट्रूमेंट जैसे ही मिला वो फट से बड़ी जल्दी बजाने लगा, तो वो उसके अंदर कैसे आया? देखिए, जीवन में कुछ भी यदि है तो वो अध्ययन है, वातावरण है, पूर्व संस्कार है। हमको तीनों चीज़ों को लेना पड़ेगा। यदि आज मुझ में कुछ भी है तो उसका एक कारण तो ये वातावरण है, दूसरा कारण है अध्ययन, मैंने जो प्रयास किया है, तीसरा एक कारण है पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार कह रहे हैं इस शरीर यात्रा के पहले मैंने जो भी प्रयास किया, वो तीनों है। इन तीनों में से कोई एक होगा। इसका मतलब हमारा जो है वो आत्मबोध में जो साक्षात्कार हुआ था तो वो हमारा वो स्किल पार्ट भी हमारा आगे उसमें। स्किल साक्षात्कार में नहीं आता है, नहीं आता, लेकिन उत्पादन में प्रवृत्ति होना ये साक्षात्कार का भाग है। उत्पादन में अप्रवृत्ति है, ये साक्षात्कार से नहीं होगा।
माने साक्षात्कार होने में जो एक लक्षण आएगा, उत्पादन में प्रवृत्ति आएगी, संयत भोग में प्रवृत्ति आएगी, सेवा में प्रवृत्ति आएगी। ये सब आ रहा है माने साक्षात्कार हुआ। ये सब नहीं है माने साक्षात्कार नहीं हुआ। स्वधन के लिए जो प्रवृत्ति आएगी साक्षात्कार से, धन नहीं चाहिए, ये जो प्रवृत्ति है ये तो विरक्ति का रास्ता है, ये साक्षात्कार नहीं है। स्वनारी स्वपुरुष के लिए प्रवृत्ति आना ये साक्षात्कार का लक्षण है। स्वनारी स्वपुरुष से विरक्ति होना ये साक्षात्कार का लक्षण नहीं है। हाँ हाँ होंगी ही। तो अध्ययन काल में कुछ जो बुद्धि को स्वीकार हुआ और कुछ चीजें संकल्प पूर्वक हो रही है और कुछ चीजें चित्रण पूर्वक, मान्यता पूर्वक, ये दोनों साथ साथ चल रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, या जैसे देखिए मान्यता में भी बहुत सारी सही मान्यता भी है। देखो ये नहीं मानो कि हमारे पास गलत मान्यता है। हमारी परंपरा यहाँ तक पहुँची है, इसका मतलब है बहुत सारी सही चीज हम करके आए हैं। जैसे खेती कर रहे हैं, एक आदमी का खेती में प्रवृत्ति है, क्या बोलोगे? सही मान्यता है ना। कोई गेस्ट आता है उससे अच्छे से बात करने की प्रवृत्ति है, ये सही मान्यता है। तो बहुत बड़ा भाग तो करके रखा हुआ है। जी भैया बताइए। या जैसे अभी बोला कि मैं कौन हूँ, तो अभी मैं शरीर हूँ। फिर जैसे दर्शन को सुना है ना, परंपरा में भी सुना कि मैं आत्मा हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ सुना, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे जो सुना उसको संकल्प बोलेंगे कि जो परंपरा में सुना उसको भी संकल्प बोलेंगे। जैसे परंपरा में सुना है कि जैसे अनुभव की स्थिति में बोल दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लग रहा है कि भाई अनुभव संपन्न तो अहम ब्रह्मास्मि। जी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा भैया। ये जो परंपरा में बोला गया है कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा क्या है, कहाँ रहता है, इस पर जब तर्क करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है। इसका विश्लेषण नहीं होता है, तर्क पूरा नहीं होता है, इसीलिए निर्णय ही नहीं हो पाता। माने मनन से जो निर्णय होना है, निष्कर्ष निकलना है, वो हो ही नहीं पाता परंपरा में। इस विधा में मनन पूर्वक हम कुछ निष्कर्ष पा सकते हैं, और जिसका निष्कर्ष बन चुका है मनन से, उसी का साक्षात्कार होगा। यदि निष्कर्ष बनेगा ही नहीं तो साक्षात्कार भी नहीं होगा। देखिए अध्ययन विधि की यही महिमा है। कोई कागज पढ़ लिया, रट लिया और निष्कर्ष नहीं निकला तो उसको साक्षात्कार नहीं होगा। कागज पढ़ लिया, निष्कर्ष निकला, उसके बाद उसको साक्षात्कार होने की संभावना बनी, तब जब वो उसको आचरण में लाएगा। निष्कर्ष बन गया और वो आचरण में नहीं ला रहा है, तब भी उसको नहीं होगा। तो इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है कि जो हम भारतीय जो या दुनिया भर के जो दर्शन में हम पढ़ रहे हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो आत्मा क्या है आखिरी तक अध्ययन गम्य नहीं हो पाया। ये निष्कर्ष निकल जाता है यहाँ अध्ययन की विधि है और बढ़िया निष्कर्ष निकल जाते हैं कि ये जीवन एक इकाई है। इकाई है माने क्रिया है, ये 100% निकल जाता है। कोई भी क्रिया है माने इकाई है, इकाई है माने क्रिया है। क्रिया के फिर दो प्रकार हैं, एक जड़ क्रिया, एक चैतन्य क्रिया। इस ढंग से जो एक अध्ययन करने के लिए पूरा यहाँ पर यह है, उस तर्कों में हम चलते चलते बिल्कुल निष्कर्ष में आ जाते हैं कि ये क्या है। इसमें से जीवन के कुछ भाग को हम अपने आप में पहचान लेते हैं। जैसे मैं विचार कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं से रटा नहीं है। मुझे कोई साइंटिस्ट ने कान में नहीं बोला कि तुम सोचते हो, ऐसा नहीं बोला किसी ने। यदि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मेरे कान में बोलेंगे तुम सोचते नहीं हो, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा दारू और पीऊँ मैं ठीक सोच रहा हूँ। उनकी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे पता ही कि मैं सोचता हूँ।
मैं कल्पना करता हूं, ये मुझे पता है, अब मुझे किसी से नहीं सुनना है इसके लिए। तो ये जो चीजें हैं, जीवन के कुछ भाग को हम पहचानते ही हैं, हर व्यक्ति पहचानता है। न्यूनतम कल्पनाशीलता को हर व्यक्ति पहचानता है। उससे आगे वाली स्थिति को पहचानने के लिए उसको प्रयास करना है। ये इसमें ब्यूटी है, परंपरा में ये ब्यूटी नहीं है। हम जीवन को पहचानते हैं, एक भाग को, पूरे को नहीं पहचानते, कुछ को पहचान रहे हैं। और बाकी चीज को, अस्तित्व को और जीवन को हम तर्क पूर्वक, निष्कर्ष पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक हम इसको देख सकते हैं। तो उसका निष्कर्ष निकलता है, मनन पूर्वक निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद साक्षात्कार होगा। यदि मनन पूर्वक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। ये पक्की बात है, इसीलिए अध्ययन विधि है ना। तो अध्ययन विधि में पहला जो काम है, आपको पूरे डेटा चाहिए, श्रवण चाहिए। यदि श्रवण हो गया तो उसके पहला वाक्य सुनते ही मनन शुरू हो जाता है, और सुनते सुनते तभी जाके रुकता है जब निष्कर्ष निकल जाते हैं। निष्कर्ष निकल जाने के बाद मनन से जो निष्कर्ष हुए उसकी निरंतरता होती है, उसी के अर्थ में पूरा चित्रण बनने लगता है। पहले क्या होता है, मैं जीवन हूं, इसके लिए कार्यक्रम चलता है और इसके लिए मनन चलता है, और एक दिन निष्कर्ष हो जाता है कि हाँ मैं जीवन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ये निष्कर्ष निकल जाता है, फिर उस निष्कर्ष के आधार पर चित्रण बनने लगते हैं, पूरे कार्यक्रम बनने लगते हैं। चित्रण बनने का मतलब इच्छा बनना, इच्छा बनने का मतलब कार्यक्रम बनना, कार्यक्रम बनने का मतलब है कुछ कार्यक्रम अमल होना, इतना होने लगता है। इसके बाद साक्षात्कार की संभावना बनती है। इसीलिए बाबा जी ने बार बार बोला कि जीवन या मानव अध्ययन गम्य नहीं हो पाया। ईश्वर है, कौन सा है, कहाँ है? कल जैसे चर्चा किया मैंने कि एक आकाश है निराकार, एक और निराकार है, उसका नाम है ब्रह्म। परंपरा दो निराकार बोल रही है। एक तो बोल रही है, दूसरा, एक निराकार से दूसरा निराकार पैदा हुआ। फिर बोला कि दूसरे निराकार से, माने आकाश से वायु पैदा हुई। इन दोनों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। दो निराकार आज तक कोई पहचान नहीं पाया, पहचाने नहीं, है ही नहीं, कैसे पहचाने? ये कह रहे हैं दो है, अब है नहीं, अब उसको पहचानने जाओ, कहां पहचान आएगा? ढूंढते रहो। नहीं पाएगा ना। उससे ही आकाश की में जो मूल ऊर्जा है वहां, वो ही कारण है, यानी वो भी कह सकते हैं ना। जो परंपरा ने बोला है कि दो निराकार है, पता नहीं है अपने को, पर आकाश की जो मूल जो ऊर्जा है उसका कारण तो सिद्ध हो नहीं पाया है। तो वो जो कारण है वो ही दूसरा है कुछ। देखिए, मध्यस्थ दर्शन को सुनने के बाद इस प्रकार की व्याख्या तो ठीक है, आप दे सकते हो, है ना, हम भी दे सकते हैं, कोई भी दे देता है, लेकिन इसके पहले किसी ने क्यों नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब है वहां से वो नहीं निकल रहा है। भाई हमसे तो विद्वानी लोग आए होंगे ना, हमसे बड़े बड़े तपस्वी ही रहे ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी शास्त्रों में और तप में। कोई तो बोला होता, कोई नहीं बोला। इसका मतलब है वहां उसके स्रोत नहीं है, या सब बेवकूफ हैं बोलो, फिर मैं होशियार हूं बोलो, यहां आना पड़ेगा ना। भाई दो ही चीज है ना, जितने महापुरुष हुए वो बेवकूफ थे, मैं ही अकेला होशियार हूं, इस स्टैंड में आ जाओ। या उन जिन जो कागज पत्थर को खंगाल रहे हैं वहां वो वस्तु ही नहीं है, कहां से मिलेगी? भाई यहाँ यदि मैं 1 किलो का हीरा ढूंढने इस कमरे में ढूंढता रहूंगा, अरबों साल ढूंढ लूं, है नहीं, कहां से मिलेगा? तो वही है, वहां वो ढूंढ रहे हैं जहां नहीं है। भैया हेलो,
एक मेरा एक एग्जाम्पल है, उसके साथ मैं जीवन क्रिया को रिलेट करके थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आपकी मदद से। जैसे कि मैं छोटा था तो बड़ों के पैर छूना ये अपनी सभ्यता रही है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मतलब एक उम्र के बाद मैं मम्मी पापा का भी या किसी का भी पैर छूना मैंने छोड़ दिया। तो इसी में भी रहेगा मतलब आस्वादन, चयन, तुलन। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं पैर छूता था तो मुझे कोई इसमें भाव ही नहीं दिखता था। और अभी मेरा थोड़ा समझ में आ रहा है कि श्रेष्ठता की पहचान भी नहीं होती थी। तो वो करना मेरे लिए क्या हुआ था, बोरिंग हो गया था, अस्वीकृत हुआ था। ठीक है, तो इसी में वही काम है, मतलब मेरे को अस्वीकृत है फिर भी वही करना, मतलब मन से वृत्ति को फैल गई और उसमें जो क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में सुख जो होता है उसके अपोजिट हुआ, ये ऐसा बोल सकते हैं। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक जगह मैं गया था, वहाँ मैं शिविर ले रहा था। तो 2-3 बच्चे आते थे, रोज सुबह मेरे को प्रणाम करते थे, पैर छूते थे माने, और फिर स्कूल चले जाते थे। 3-4 दिन हुआ, उसमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। एक दिन उसको मैं पकड़ा ऐसे बढ़िया, और उसके बाद बोला कि ये बताओ बेटा, तुम जो मेरा पैर छूते हो तुमको कैसा लगता है, अच्छा कि बुरा? तो उसने बोला चाचा जी बहुत बुरा लगता है। मैंने पूछा फिर छूते क्यों हो भाई? तो बोले कि हमारे स्कूल में बोले हैं कि जब स्कूल के लिए निकलोगे तो वहाँ जो भी आपके घर में रहेंगे सबके पैर छू के आना। तो मैंने कहा कि तुमने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है, वहाँ पर एक बार जाके बोलो। तो ये है मान्यता। स्कूल कुछ ऐसी मान्यता थोपता है जिसको हम लंबा लेके नहीं चल पाते। इसी को यदि दूसरे ढंग से बोल अभी हम क्या करते हैं, मंच पे जो वक्ता होता है उसका थोड़ा अधिमूल्यन करते हैं। इससे अपने आप हमारे मन में सम्मान पैदा होता है। तो यदि उनके टीचर या उनके माता पिता हमारा थोड़ा अधिमूल्यन करते कि ये हवा में उड़ लेते हैं, पानी में चल लेते, ऐसा कुछ भी, तो बच्चे में वो आता, बच्चा पैर छूता। तो हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण सम्मान करे। हम जबरदस्ती बोलते पैर छू, तो सम्मान बिना पैर छुए भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। पैर छूना ही जरूरी ऐसा नहीं। हमने भौतिक क्रियाओं पर बहुत जोर दिया, दबाया उनको। यदि अपने आप बोलते भैया ये वो कर लेते हैं तो होता है। तो ये जो चीजें हैं, एक प्रकार के परंपरा कुछ चीजों को डालता है, और दूसरी परंपरा, जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीजें सीखता है। अब मेरी बच्ची मुझे बोलती है कि राम तो झूठ था ना, उसके पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है कि राम झूठा है। वही मैं सोचता हूं किसके अंदर आया कहां से। तो मैं मुझसे पूछता हूं कि कैसे बोलते हो राम झूठा है, तुमको कैसे लगता है? बोले हनुमान जी उड़ के गए। ठीक है बेटा, तैर के गए, अब बोलो अब क्या प्रॉब्लम है? लाए, ठीक है यार, एक तो बड़ा गमले भर के पौधा उठा के लाया होगा, किसी ने बोल दिया पहाड़ उठा लाया। हम भी तो बोलते हैं, किसी को बोलता हूँ यार वो पौधा उठा के ला, उसको समझ में नहीं आता, 5 उठा के ले आता है, तो बोलता है यार तुम तो पहाड़ उठा लाए हनुमान जी जैसे। तो मुहावरा है। इन दोनों को छोड़ दो और बोलो क्या झूठ है। राम लोग 4 भाई थे, इसमें क्या झूठ है यार? राम ने किसी रावण नाम के गुंडे को मार दिया होगा, इसमें क्या झूठ है? मार सकता है, या फिर रावण मारता है या राम मारता है, दोनों में से एक तो मारता ही ना भाई। राम ही ने मार दिया, अब इसमें क्या झूठ है यार? तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम उन चीजों को मनवाना चाह रहे हैं जहां लोगों को प्रॉब्लम है कि हनुमान जी उड़ के लाए थे, पहाड़ उठा के लाए थे, इसको मनवाने में प्रॉब्लम है।
उड़ के गए थे लंका, इसमें प्रॉब्लम है। पूरी लंका में आग लगा दिया, इसमें प्रॉब्लम। अरे रावण के घर में आग लगा दिया, यहाँ इसमें किसी को डाउट नहीं, लगा दिया होगा भाई। तो हम किसी चीज को जो बहुत बड़ा करते हैं ना, वो प्रॉब्लम होती है। और ये स्कूलों में नहीं है, कहीं स्कूलों में ये स्रोत नहीं है कि राम झूठा था, स्कूल में नहीं बोलते, पुस्तकों में नहीं लिखा है। हम ही वैसी पुस्तकें कहानियां बने हैं, जब उसको तर्क की कसौटी में वो कसने जाते हैं वो नहीं जमता है। और यही है, तो आपको जो भी चीजें सिखाई गई या मुझे जो सिखाई गई, स्कूल में जाके वो पलट गई। हमारा स्कूल अब उस चीज को बोलता है कि झुकना नहीं है, हाथ मिलाना है, वो सम्मान है। झुकना माने गुलामी। अभी इसको सिखाया जाता है। अभी बड़े आराम से पिताजी के नाम बोलते हैं, पिताजी की उम्र के लोगों के नाम बोलते हैं, ये मॉडर्निटी है। ये दिल्ली के आसपास सब एक दूसरे को बोलते हैं साधन जी, कमल जी, बहन जी, नाम ऐसा। हम जहां रहते हैं वहां पर कोई किसी को जी बोल के बुलाता ही, नाम जो के बुलाएगा ही नहीं। क्या बोलेगा? साधन भैया या कमल भैया या राजू दीदी या कमला दीदी, दीदी या भैया ही बोलेगा। वहां का वो कल्चर है। यहाँ का भी कल्चर वही था, यहाँ पर वो आ गया पहले से, अब हम उसको मिटा दिए। अब यहाँ मान लिया गया कि नाम से बुलाना माने बराबरी है। भाई 15 साल का बच्चा मेरे बराबर होगा कैसे भाई? मैं तो नहीं मानता हूं ना बराबर हो गया। यदि कोई 25 साल का है, उसने पीएचडी कर लिया है, मैंने नहीं किया है, तो बराबरी या मेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा? वो मानता है कि बड़ा हो गया है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो मान्यताएं हैं उसका झंझट है। और हम ही बोलते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है। बच्चे को 3 साल 4 साल का बच्चा जो होता है वो स्कूल में कुछ पढ़ता है, और वो जब लिख के आता है, उसके माता पिता जो पीएचडी करके बैठे हैं, वो यदि बच्चे को बोलते हैं कि बेटा इसको सुधार लो, ये ठीक नहीं है, तो बोलते हैं नहीं तुम गलत हो, वो जो हमारी मैडम है उसने जो बताया वो सही है। क्यों? हम ही ने बोला है मैडम सही है, नहीं तो क्यों भेजेंगे? तो ये चीजें हो गई है। हम ही डालते हैं कि भाई विद्यालय में या स्कूल में या कॉलेज में सही बताया जाता है, और एक समय के बाद वो सब उल्टा हो जाता है। परिवार व्यवस्था, परिवार संबंध, इसको कुछ भी नहीं है वहां। वो डायरेक्टली लिखा नहीं है कि संबंध झूठ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक लाइन नहीं लिखा है कि माता पिता का सम्मान नहीं करो, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो उसमें से मैसेज चलता है वो संस्कृति जा रही है, शिक्षा नहीं जा रही। हम शिक्षा नहीं दे पा रहे, वो संस्कृति चली जा रही है। संस्कृति की वो चीजें बहुत आराम से चली जा रही। थोड़ा सा ये जीवन क्रिया से रिलेटेड, मैं क्यों पाँव छूना है, इसका उत्तर मुझे सेटिस्फाइड आंसर मिल नहीं पाया। मैं क्या चुना? हाँ, मैं क्या बोले? मैं पाँव क्यों छूं, है ना, तो ये इसका मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाया। इसका मतलब मेरा विश्लेषण पूरा हुआ नहीं है, फिर भी मैं वो एक्शन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दबाव में हूं, ऐसा बोल सकते? मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। यदि मैं ये एक्शन करता हूं तो आप उसको क्या मानोगे? किसी को भी बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, इसको आप क्या मानोगे? एक बॉडी लैंग्वेज दिखाया मैंने, आपको क्या महसूस होता है मेरे इस बॉडी लैंग्वेज से? डर। ठीक है ना, हुआ ना? बॉडी लैंग्वेज कुछ बोलती, और मैं आपके चरणों में लेट गया, इससे आपको क्या लगता है? सम्मान लगता है, और वही अहंकार में आ जाता है तुरंत। क्या?
वो सम्मान लगता है, तुरंत अहंकार में कन्वर्ट भी हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अहंकार में, अहंकार में। लेकिन ये लगता है कि मैं आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। हाँ, स्वीकृति होती है आपके प्रति। नहीं, मैं भी वहां नहीं जा रहा हूं अभी। मैं आपको अब मारने वाली पोजीशन में नहीं हूं, मैं तो पड़ा हुआ हूं, आप मेरे को मार सकते हो। पहले वाली पोजीशन में मैं एग्रेसिव हूं, आप जब तक तैयार होंगे तब तक मैं मार दूंगा, मैं अपर हैंड हूं। दूसरी वाली कंडीशन में आप अपर हैंड हैं और उसमें आपके बोलने से नहीं हुआ, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मार लो भैया, जो करना है कर लो। इसमें आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या भाव आएगा? मैं सिक्योर हूं, पहला तो आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, ये दूसरा चीज आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, कुछ भी कर लो। तो 3 पोजीशन है। मैं आपसे हाथ मिलाता हूं या आपको मैं हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ना फिर भी थोड़ा सा सरेंडर पोजीशन है, क्योंकि मैं इतना जल्दी दोनों खोल के फिर लड़ पाऊंगा, है ना, ये कम ये है। और ऐसे करके जो साष्टांग प्रणाम बोलते हैं वो तो एकदम सरेंडर है। तो यदि आप पोजीशन को देखेंगे ना, तो पोजीशन में उससे ये जो है थोड़ा सा कम सरेंडर है, और हाथ मिलाना बराबरी का है, गले मिलना बराबरी का होगा। तो ये 3 पोजीशन हो सकती है, एक ऊपर है और दूसरा हम सामने उसके सरेंडर। ये 2 पोजीशन हुई, तीसरे बराबरी वाली पोजीशन है। बॉडी लैंग्वेज से बता रहा हूं मैं, कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ये 3 पोजीशन हुए ना जी। हेलो, जो अभी आपने हाथ मिलाने को बराबरी कहा, लेकिन हाथ मिलाने के ढंग से, उसकी पोजीशन से वो भी काफ़ी कुछ अलग जाता है। ठीक, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी दोनों मेरा भाव आप समझ गए। हाँ, दोनों फिर भी बराबरी में है। जो सरेंडर है, जो लेटा हुआ है, वो तो एकदम मतलब आप उसको मार सकते हो, वो अपने आप को आपके पास डाल दिया है। तो 2 चीजें हो गई ना, एक आदमी आपसे नीचे स्थिति में खुद ही अपने आप को रखता है, आप बड़े स्थिति में हो, दूसरी स्थिति हुई, तीसरी स्थिति है बराबरी की। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, अपने आप बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रहा है। तो जो जब मान लो मेरे माता पिता ही, क्या वो मेरे को कभी मारेंगे, मुझे बुरा सोचेंगे मेरा? उन्होंने तो भाई अपना मतलब पेट काट के खिलाया है, ऐसा है ना, ये किया ही है ना। तो वो यदि हम फीलिंग है कि भाई वो उनके सामने सरेंडर होने में मेरा कोई नुकसान नहीं, एक अजनबी के सामने सरेंडर होने में नुकसान है, वो मार सकता है, वहां तो है ही नहीं। एक सिंपल लॉजिक की बात कर रहा हूं ना, वहां तो कोई नुकसान है ही नहीं ना भाई, अब क्या है। तो चाहे सरेंडर हो, चाहे ऐसे झुक के पैर में सिर रखो, चाहे झुक के पैर छुओ, तो या ऐसे झुको, ये सब जो पोजीशन है अपने आप को छोटा करना है कि जहां सामने वाला आगे बढ़ के हमको हानि भी पहुंचा सकता है। पर यदि हम ऐसी पोजीशन कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो विश्वास है कि आप हमको हानि नहीं पहुंचाओगे भाई, वो तो कम्युनिकेट हो रहा है। या मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इतना तो कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं, ये तो पक्का है ना। मैं आपसे कमजोर स्थिति में ही हूं, ये तो कम्युनिकेट कर पाए। तो ये यदि हम किसी विधि से समझा पाए तो बात जाएगी। ठीक है ना। तो ये वो है जहां पर हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां ये वाला बॉडी लैंग्वेज चलेगा। जहां असुरक्षित है वहां वो बॉडी लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो ये हमको जिस ढंग से बोला गया कि भाई ये जो है पिछड़ों की बात है, काहे को पैर छूते हो यार, आओ बराबरी की बात करो। तो हमको लगता है कि यार बराबरी अच्छी बात है, बराबरी के कोई है नहीं है तो भी हम मानते हैं बराबरी का है। पता है ना, जब मैं बाबा जी के पास बैठा पहली बार जब गया
दूर में बैठा, बाजू में बैठो, हमारी हिम्मत ही नहीं हो, हमारी हिम्मत नहीं हो, तो उन्होंने बोला कि हमारे बाजू में बैठोगे तो हमको थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। तो हम ही कुछ उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर। उसके बाद हम बाजू में बैठ पाए। तो हमारा एक लेवल का स्वीकृति है कि वो श्रेष्ठ हैं, और एक लेवल की स्वीकृति है कि हमारे खोपड़ी में क्या विचार चल रहा है उनको सब दिखता है ना। मेरी तो वो स्वीकृति थी, मैं उस प्रकार के बैकग्राउंड में पहुंच गया था जहां आदर्शवादी एक सोच होती है, जहां मानते हैं कि उनको सब दिखता है। और उसके बाद भी मैं इतने साल बाजू में बैठा रहा, सोचो मैं कितना बड़ा ढीठ हूं। मतलब मुझे पता है कि उनको मेरे सारे विचार दिख रहे हैं, अच्छे बुरे, और फिर भी मैं बाजू में बैठा हुआ हूं। मेरी कितनी बड़ी हिम्मत होगी, आप सोचो ना। नहीं, मतलब मैं आपके सामने इसीलिए बैठा हूं अच्छे से कि मुझे पता है कि आपको मेरे बुरे विचार पता नहीं चल रहे। यदि बुरे विचार पता चलते तो हम आपके सामने बैठ पाते क्या? कोई भी किसी के सामने जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हमारी जहां खराबी पता चल जाती वहां हम जाने से कतराते हैं। और ज्यादा बड़ा साहस है कि हमको पता है कि उनकी हमारी खराबी क्या है उनको पता है, तो भी हम बैठे हुए हैं। ये ज्यादा बड़ी बहादुरी है। नहीं भैया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने ही बारे में नहीं पता है, बिल्कुल नहीं दिखता भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बताना कि आप जो भाषा बोलोगे उसको मैं इस जो दर्शन के मैंने जो एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके साथ टैली करके बताऊंगा कि मेरे से कितना मिलता है या मेरे से कितना नहीं मिलता है। मैंने जो बनाया हुआ है इसको मैं 100% नहीं मानता हूं कि ये सही ही है, ऐसा 100% नहीं। तो कोई बढ़िया चीज मिले, बढ़िया कोई तर्क मिले तो उसको मैं बदलने को भी तैयार बैठा हूं। ऐसा भी नहीं कि कोई कुछ भी बोले और मान लूंगा, इतना भी आसान नहीं है। तो वो उतना है, उतना मैं पहचान सकता हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो मेरे तर्कों को इससे मैच होगा या नहीं होगा। उससे अधिक मुझे कुछ नहीं दिखता है। भैया मुझे यही एक्शन को जीवन क्रिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझना है। मतलब जैसे कि अपन खाना खाने का बोलते हैं कि खाना खाने का आस्वादन हो रहा है, फिर विश्लेषण के ये दोनों में से क्या खाऊं, तो उसका चित्रण आया, फिर मैंने उससे चयन किया। तो इसी चीज़ को जो मैं किसी के पाँव छूना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को चाहना पड़ रहा है, इसको जीवन क्रिया में कहाँ कहाँ कैसे देखेंगे? मन में क्या हो रहा है, वृत्ति में क्या हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्यों करो, ये कहाँ पे उठ रहा है क्वेश्चन? नहीं भैया देखो, कुछ सामाजिक दबाव के कारण हमको चीजें करनी पड़ती है। ये कहाँ पर है? ये सारी चीजें वृत्ति और चित्त के बीच में ही। इसको श्रेष्ठ माना जा रहा है और उसको हम करने के लिए बोल रहे हैं, हमको वो श्रेष्ठ लग नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे को ऊपर बैठा दिए, आपको पूछने की जगह पर बैठा दिए, मान लो आपको लगता है कि नहीं ये आदमी बुद्धू है, मैं श्रेष्ठ, मान लो। उस समय आपको क्या लगेगा? ये जो सिचुएशन है इसको आप अस्वीकार करोगे। अस्वीकार में दो प्रकार का एक्सप्रेशन है। अस्वीकार हो, लोगों को पता ना चले। यदि पता चलेगा तो आपका जो सम्मान है कम होगा, तो आप उसको व्यक्त नहीं करते। दूसरा होता है पता चलता है चले मैं बोलूंगा, ये दूसरा स्टेप। तो ये जो अंतर विरोध है सब मान्यता है चित्त में और विश्लेषण में उसके विपरीत हो जाता है, तो ऐसी चीजें होती। तो हर चीज जो है जीवन क्रिया भी आपने मैं क्या हूँ ये मेरे सामने बाबा जी ने खोल दिया। तो जीते वक्त हर समय ये किधर क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ये बस मशीन का डिटेल बता रहे हैं, ड्राइविंग का काम तो मान्यता के आधार पर ही होगा। देखने की चीज सबसे अधिक ये है कि मेरा और आपका संबंध क्या है, माने पूरकता क्या है। ये पूरकता यदि दिखती है, कितना भाग पूरा होता है ये है।
ये केवल रेफरेंस है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ठीक। इससे ही वो देखने की क्रिया विकसित होती है, ठीक, पूरकता वाली। जीवन ज्ञान माने जीवन है, इसको हम तर्क पूर्वक निष्कर्ष तक ले जा पाए, जिसके कारण फिर हमको आगे जाके उसका निष्कर्ष बनेगा, तभी साक्षात्कार होगा। उसमें ये मदद करेगा, साक्षात्कार जीवन के साक्षात्कार में मदद करेगा। अर्ध जागृत हो गया। अब हम पूर्ण जागृत या जागृत पर चर्चा करेंगे। जी जी, हाँ, घंटी नहीं बजी है।